एपिसोड की शुरुआत में हम वी डायनेस्टी को देखते हैं। उसके बारे में हमें यही बताया गया था कि ये यहाँ की टॉप 10 प्लेसेस में से एक प्लेस है जहाँ पर लोग कल्टीवेशन करते हैं और यहाँ के स्वॉर्ड सैक के बारे में हमें बताया गया था। और फिर इसके बाद हम एमसी को देखते हैं। उसका नाम था सो चैंग और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, स्वॉर्ड सैक का डिसिपल भी था और उसके साथ साथ वही डायनेस्टी का अगला होने वाला सारा प्रिंस भी था। बाकी के डिसिपल ये देखने के साथ उनमें से काफ़ी तो खुश थे। वो यही कह रहे थे कि ये तो अब हाफ स्टेप नेसेंट लेवल तक पहुंचने वाला है, जबकि दूसरे का मूड काफ़ी ख़राब था और वो यही कहने लग जाता है कि इसमें भला इसका क्या है, इसके डैड बहुत ही अच्छे हैं और इनकारनेशन का भी इसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और वो अपनी सवार भी फिर बाहर निकाल लेता है। ये कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता और ना ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, हमें इससे निपटना होगा। इसने मेरी ग्रास को चुरा लिया, उसके बाद यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसने हमेशा दूसरों को बुली किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि स्वॉर्ड सैक में ऐसे लोगों की जगह भी बनती है, तो मुझे इससे बदला लेना होगा। और आज ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे जिन लोगों को इसने बुली किया है उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करवाना होगी। मुझे ये सब कुछ हेवन के लिए करना होगा और इसे इस फैक्ट से क्लियर करना होगा, इसे मारना होगा। ये कहते साथ ही उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसे ये भी कहने लग जाता है कि अब तुम हेल में जाओ। उसके इस अटैक की वजह से सू चैंग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। बाकी के डिसिपल ये सब कुछ देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि वो तो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला था और तभी जाकर हमारे इस फ्रेंड ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, इसे क्या हो गया, क्या इसे किसी ने प्रयास किया है जो कि ये जाकर सू चैंग के साथ इस तरह पंगा ले रहा है। सो चैंग अभी भी वहां पर बैठकर कल्टीवेशन किए जा रहा था। वो ब्रेक थ्रू के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करता रहता है। बाकी के डिसिपल ये देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये सच में पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो चुका है या फिर इसे किसी ने प्रयास कर लिया है। उसके अटैक की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी पैदा हो गई थी और सू चैंग को भी इन सारी चीजों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। उसकी हालत भी फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो वो डिसिपल ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई आकर इसकी मदद करे, क्योंकि अगर इसकी हालत ख़राब हो गई तो ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और इससे इसकी जान भी जा सकती है। तो फिर उनमें से एक डिसिपल आगे आकर उसकी बॉडी को चेक करता है, तो वो ये बताने लग जाता है कि सो चैंग की जो स्वॉर्ड बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इसकी कल्टीवेशन भी डिसिपेट हो चुकी है और उसके साथ साथ अब ये कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, तो आप लोग इसे पैलेस लेकर वापस जाइए। उसे वापस मैंशन ले जाया गया था। वहां पर जाते साथ ही वो चीजों को चेक करता है। सो चैंग काफी परेशान था। उसे एक मिरर नजर आता है। जैसे उसने मिरर में अपनी शक्ल देखी थी तो वो यही कहने लग जाता है कि मैं ये कहाँ आ गया और ये फेस इतना जाना पहचाना क्यों है। क्योंकि अब उसके बॉडी के अंदर कोई और बंदा आ चुका था जो कि यही कह रहा था कि लगता है कि मैंने टाइम ट्रैवलिंग किया या फिर किसी और की बॉडी में मरने के बाद आ गया, लेकिन आखिर ऐसे ही लड़के को क्यों चूज किया जाना था। फिर वो हमें सो चैंग की लाइफ के बारे में बताते हुए यही कहने लग जाता है कि ये एक नोबल स्टेटस का लड़का था जिसकी पहुंच काफी आगे तक थी, लेकिन अगर बात यहाँ तक रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमेशा दूसरों को सताता, उनसे चीजों को चुरा लेता, उन्हें मारता, उन्हें बुली किया करता, क्योंकि जो कोई भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता तो ये उसे नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, उसे मार सकता था। और सू चैंग फिर हमें ये बता रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पास्ट लाइफ में तो मैं तो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन इस लाइफ में आकर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। क्या मुझे इसी इंसान की बॉडी में आना था जिसके हज़ारों दुश्मन बन चुके हैं, जिसकी नेचर काफ़ी ख़राब है। अब इसने इसने लोगों सारे पंगों ले लिया है। इतने सारे बंदों से पंगा लेने के बाद अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर मैं बच पाऊंगा। सारे लोग मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कल्टीवेशन ना करने की खबर अब हर कहीं फैल चुकी है। अब वो मुझसे बदला लेने का प्लान बना रहे होंगे। तो तभी वो फिर कल्टीवेशन करने के लिए ट्राई करता है। वो थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करता है, उसे देखने के साथ खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, मैं बच सकता हूँ। वो एनर्जी गायब हो जाती है, उसकी हालत और ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। ये कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से भी बच पाऊंगा, हर कोई मुझे मार देगा। वो बात इसी के बारे में वहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसका दरवाज़ा ओपन हो जाता है। साइड पर देखते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा एक दुश्मन यहाँ पर आ गया। और जो अंदर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी थी और काफ़ी गुस्से में थी। सो चैंग उसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि इसके हाथ में स्वॉर्ड है और काफ़ी गुस्से में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर मेरे से अच्छा बिहेव करने के लिए आई है और ना ही ये कोई एक अच्छी इंसान है।
फिर जब दोबारा गौर से उसे देखता है तो उसे कुछ याद आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि 1 मिनट, मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। उसे उसकी बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं। जब वो छोटी बच्ची थी उस वक्त वो फायर को कंट्रोल कर सकती थी और जाओ कलान में वो एक जीनियस थी। उसके डैड भी उसकी इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे। वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसके टैलेंट की खबर हर कहीं फैल जाती है, हर कोई उसके बारे में जानता था। तो वहाँ पर 10 कंट्रीज़ के प्रिंस ने उसके लिए अपना रिश्ता भेजा था। जब डैड उससे बात करते हैं तो वो थोड़ी सी शर्मा भी जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो खुश नहीं रह सकती क्योंकि एक दिन अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन खो बैठती है। उसके पास अब कल्टीवेशन या कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि हमें लगा था कि ये अपना नाम कमाएगी, ये जीनियस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक वेस्ट निकली। और जिस प्रिंस के साथ उसके साथ शादी होने वाली थी वो प्रिंस कोई और नहीं बल्कि सू चैंग था। जब सू चैंग को पता चलता है इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो वो उससे फिर डिवोर्स देने के लिए पहुंच जाता है। उस लड़की ने भी अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। और जब उसे मालूम होता है कि प्रिंस दोबारा मेंशन में वापस आ चुका है तो ये उससे बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन वो अकेली थी और अभी भी इतनी स्ट्रोंग नहीं बनी थी कि वहाँ के गार्ड्स के साथ मुकाबला कर सकते। तभी गार्ड्स के साथ मुकाबला करते उसे काफ़ी जख्मी हो जाती है। उसका बच पाना काफ़ी मुश्किल था। वो बदला नहीं ले पा रही थी इसलिए वो काफ़ी शॉक थी, हैरान थी, अंदर से टूट चुकी थी। वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो एक दिन पहाड़ी से नीचे कूद जाती है ताकि खुद की जान ले सके। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी कि तभी एक इम्प्रेस उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद से इसकी दुनिया ही बदल जाती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अभी इसे पता था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जाकर अपने फैंसी से बदला ले सकती है। उस लड़की का नाम जाओ था और जाओ फिर जाकर गार्ड्स को मारती है और अपने फैंसी को एक डॉगी बना देती है। और इस सारी कहानी को रीड करने के साथ अब जो मुस्कुराते हुए यही कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तो मैंने एक नॉवल में सारी कहानी पढ़ी थी, तो वो तो काफ़ी अच्छी थी और ये प्लॉट और उसका प्लॉट दोनों का प्लॉट सेम क्यों है। कि तभी फिर चैंग के होश उड़ जाते हैं। अब उसे मालूम हो गया था कि वो जो कुछ भी उसने नॉवल में रीड किया था अब यहाँ पर रियलिटी में सब कुछ हो रहा था और वो लड़का जो कि उसे ऑफेंड कर रहा था कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ। और इसी के साथ उसे एक जोरदार झटका लगता है। अब उसे मालूम हो गया था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और उसने लोगों को किस तरह bully किया है। उसे सब कुछ याद आ चुका था कि इसी ने ही इंजाओ को डिवोर्स दिया था जब उसने अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो दिया था और अब वो उससे बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। जाओ के हाथ में सवार थी तो वो उसके गर्दन पर जाकर रखते हुए कहने लग जाती है कि सो चैंग, देखा मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई। और सू चैंग भी अब इसके बारे में अच्छे से जानता था कि उसके पास भी अब कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है जिसकी मदद से वो उसके साथ मुकाबला कर सके। और वो फिर मन ही मन में ये भी कहने लग जाता कि अगर मैं यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए गार्ड्स को बुला लूँ तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए और इससे इसकी हालत ख़राब हो जाए और मैं बच जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं हम चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे गैमलिंग करना होगी, मुझे देखना होगा कि ये मुझे मारती है या फिर मुझे छोड़ देती है। जाओ फिर मुस्कुरा कर उसे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम भागोगे नहीं, तुम अपनी जान नहीं बचाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं उतनी वीक हूँ जितनी कि मैं पहले वीक थी? क्या तुम मुझे अभी भी उस तरह बुली कर सकते हो जिस तरह तुम मुझे पहले बुली किया करते थे? तुम इसके बारे में सोच सकते हो क्या? तो उसकी बात सुनने के साथ वो अब मन मन में यही कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं एक यूजलेस बंदा बन चुका हूँ, मैं कहीं छुप भी नहीं सकता, तो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। जब जाओ से ये कहने लग जाती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो तुम्हारी गलत फहमी है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आज मेरे पास मौका है और तुम्हारी जान खतरे में है। और ये बातें कहने के साथ साथ जाओ अब रो भी रही थी और ये कहने लग जाती है कि जब से तुमने मुझे धुतकार दिया मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, उसके बाद किसी ने भी मुझसे उस तरह प्यार नहीं किया जिस तरह पहले किया करते थे। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। उसके इन आंसुओं को देखने के साथ वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अब मैं समझ गया कि ये सब कुछ ये क्यों कर रही है। वो फिर उसकी सवाड़ को पकड़कर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मारना तो मुझे मार दो, तुमसे मैं बचने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी सवाड़ को डॉज करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मैंने लोगों को बुली किया, मैंने तुम्हें बुली किया, इसलिए ये सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ, तो आओ जल्दी से मुझे मार दो। जाओ उसकी जैसे ये बात सुनती है उसी के साथ ही वो काफी हैरान हो गई थी और इस जाओ ने अब सू चैंग के गर्दन पर अपनी सवार रखी हुई थी और वो उसे यही कह रही थी कि तुम ये क्या कह रहे हो। और इसके साथ साथ वो अपने मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मैं सू चैंग के बारे में एक बात तो अच्छे से जानती हूँ कि इसने हमेशा दूसरों को बुली किया लेकिन खुद को इसके लिए मानता है। ये जो भी कह रहा है ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। कि बाहर एक गार्ड आ जाता है और उसके रूम में एंटर होते हुए यही कहने लग जाता है कि योर हाईनेस द क्राउन प्रिंस,
ये बात सुनने के साथ ही जाओ से ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम इसी गार्ड का इंतजार कर रहे थे, और अपने मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मैं जानता हूँ कि ये जो गार्ड यहाँ पर आने वाला है मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकूंगी। जबकि उसकी ये बात सुनने के साथ ही सो चैंग उससे कहता है कि एक मिनट। अब वो गार्ड जैसे ही उस रूम में एंटर होता है तो अंदर का सीन देखने के साथ ही वो काफी हैरान हो गया था और शॉक्ड था। सो चैंग उससे यही कहने लग जाता है कि तुम ऐसे ही अंदर कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता ना कि अंदर मेरी फियांसी है और हम दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। इस पर गार्ड उसे ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आया आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और बाहर जाते हुए वो फिर अपने मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मैं तो इनसे बात करने के लिए आया था, ये अब यूजलेस हो चुके हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं बची, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ये बिल्कुल भी नहीं भूले। और ये सब कुछ करने की वजह से सो चैंग भी अब काफी हैरान खड़ा हुआ था। वो ये कहने लग जाता है कि इसे तो डोर के बाहर होना चाहिए था, ये अंदर क्या करने के लिए आ गया। और वैसे भी जो मैंने जाओ का रिएक्शन देखा है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि वो ऐसा रिएक्ट कर सकती है। उसने उसकी जान को बचा लिया था। और फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम ये जो सब कुछ जो कह रहे हो, क्या ये सब कुछ सच है, क्या तुम सच में अभी तक मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। वो उससे यही कहने लग जाती है कि तुम लोगों ने दूसरे लोगों को मेरे साथ है आने से इनकार कर दिया, तुमने कहा कि कोई भी मेरा साथ न दे। इस पर कहता है कि हाँ मैंने ऐसा ही किया। और वो उससे ये कहती है कि मेरे डैड ने भी कहा था कि तुमने प्राइवेटली उनसे बात की थी। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उनसे बात की थी। वो तो ये कहने लग जाती है कि जब मैं नहा रही थी और उस वक्त तुमने कहा था कि तुम आकर मेरा मसाज दोगे, क्या वो भी मेरे लिए तुमने किया था। ये बात सुनने के साथ वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। उसे पता चल चुका था कि ये उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो जाओ फिर उसकी गर्दन पर सवार रखते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, इवन तुमने मेरा और अपना रिलेशनशिप को तोड़ दिया था। तो इस पर वो आगे से ये कहने लग जाता है कि जिस रात हमारी एंगेजमेंट टूटी थी उस रात हमारी कल्टीवेशन मॉडल से की रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच गई, क्या मैंने सही कहा। जाओ ये बात सुनने के साथ थोड़ी सी हैरान हो जाती है, उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला। सो चैंग उससे कहने लग जाता है कि देखा मैं सबके बारे में जानता था, इसलिए तो मैंने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। अब हर रात को तुम्हारे ड्रीम में कोई आता है जो कि तुम्हें पुकारता है। तो इस पर वो फिर हैरान हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ड्रीम में कौन आता है, कौन मुझे पुकारता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सो चैंग उसके बात सुनने के साथ अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वेल मैं इसे अपनी गोल्डन पाम तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। और ऊपर से जो इसके पास रिंग मौजूद है उसमें एक इम्प्रेस है, तो उसने मुझे ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा। सो चैंग अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे यही कहने लग जाता है कि जैसे बड़े लोग कहा जाते हैं कि हमें एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारे लिए ही खतरा है, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो। अब उसके हाथ से वो सवार गिर चुकी थी और जाओ से ये कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या समझना चाहिए, मुझे क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो फिर से अब काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उसे ये कहने लग जाती है कि तुमसे एंगेजमेंट टूटने के 3 साल तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसे इस तरह इमोशनल देखने के साथ ही वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है और ये कहने लग जाता है कि तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। और अपने मन मन में ये कहने लग जाता है कि फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता है, मुझे ये सब कुछ उससे कहना होगा। जाओ उसे रोते हुए ये कहने लग जाती है कि क्या ये सब कुछ सच है जो तुम कह रहे हो, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम अब कभी मुझे डिसीव नहीं करोगे। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें मैं कभी भी अब डिसीव नहीं करूंगा। फिर सो चैंग उसे ये कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ और वहां पर जाकर अपने काम में लग जाना, वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास छुपने की और कोई भी रीज़न मौजूद नहीं है। तो इस पर आगे से हैरान होते हुए ये कहने लग जाती है कि वो कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। सो चैंग जाओ को कहता है कि जब तुम वापस चली जाओगी ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें फिलहाल वापस जाना होगा। वो अपनी रिंग की तरफ देखती है और रिंग से एक छोटी सी चमक बाहर आती है। उस लाइट को देखने के साथ ही फिर वो उसे कहती है कि ठीक है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं वापस जा रही हूँ। वापस जाने से पहले उसने अपने सवार को भी उठा लिया था और फिर उसे धमकी देते हुए वहां से जाने लगती है। वो उसे यही कह रही थी कि अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश की और कहीं भी छुपने की कोशिश की तो तुम नहीं बच पाओगे, चाहे तुम कहाँ भी क्यों ना चले जाए, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और फिर तुम्हें मार दूंगी। और इतनी सारी बातें कहने के साथ ही वो फिर बाहर आती है और फिर वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ही अब वो सुकून की सांस ले पाता और ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि ये लड़की चली गई, ये तो मेरी एक्टिंग स्किल्स यहाँ पर काम आ गई, वरना मैं पकड़ा जाता और वो मुझे मार देते। उसके जाने के बाद ही अब गार्ड अंदर आ जाता है, ये कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस क्या आप ठीक हैं। तो इस पर वो ये कहने लग जाता है कि
वो चली गई और तुम क्या नहीं गए, तुम क्या बाहर ही खड़े थे। चलो जो भी हुआ, मैंने तुमसे जो भी बात की उसके बारे में तुम भूल जाना और मुझे ब्लेम मत करना। तो गार्ड जी ये बात सुनने के साथ काफी शॉक था। वो ये कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस को क्या होगा, क्या ये पागल हो चुका है? इसने आज तक किसी से भी माफी नहीं मांगी, तो मैं तो एक मेयर सर्वेंट हूँ, ये भला मुझसे ऐसे काफी माफी मांग सकता है? तो उसे इस तरह शॉक देखने के साथ ही जब सू चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जाने वाला हूँ। और अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि आखिर क्राउन प्रिंस के साथ क्या गलत है, ये तो आज अलग ही इंसान बन गए हैं। और फिर हम जाओ रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ पर जाओ पहुँच चुकी थी। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सारे जैसे जाओ को देखते हैं उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जाओ दोबारा से कल्टीवेशन शुरू कर चुकी है और वो सेकंड लेवल तक भी पहुँच चुकी है। उसके जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे वो इससे भी आगे पहुंचे हुए थे, इसलिए उसका मजाक उड़ाते रहते थे। और इस सब की वजह से वो ये कहने लग जाती है कि 3 सालों तक मैंने इन लोगों का जुल्म बर्दाश्त किया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की सो जैंग, तो फिर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जैसे ही बाथरूम में जाते हैं वहाँ पर एक सर्वेंट आगे बढ़कर ये बताने लग जाती है कि आपका बाथ वाटर तैयार है। तो वो ये कहती है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ से चली जाओ। और उसके जाने के बाद ही वो अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देती है और ये कहने लग जाती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं कल्टीवेशन की रिफाइनिंग स्टेज तक पहुँच चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे उस पर भरोसा करना होगा। वो इधर उधर देखने लग जाती है और फिर ये कहने लग जाती है कि सीनियर अब आप बाहर आ जाएं, सीनियर आप कहाँ हैं, बाहर आएं। तो उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो फिर काफ़ी गुस्से में आ जाते हुए ये कहने लग जाती है कि सो चैंग तुमने तो कहा था कि मुझसे यहाँ पर कोई बात करने के लिए आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या तुमने फिर मुझे धोखा दिया? मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। उसके पास एक पिल थी और पिल को लेते हुए वो ये कहने लग जाती है कि उसने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पर सब्र करना होगा। कि तभी वो रिंग के पास देखते हैं जिसमें से अब एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाती है। अब इम्प्रेस उसकी रिंग से बाहर आ जाती है। वो ये कहने लग जाती है कि मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि तब तुम्हारी इम्पर ब्लड लाइन अवेकन होगी तभी मैं बाहर आऊंगी, लेकिन उस लड़के की बातें सुनने ने पर मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे बाहर आकर तुमसे बात करना चाहिए। और उसे देखने के साथ ही अब जाओ ये कहने लग जाती है कि सुप्रीम तकनीक तुम हो कौन? क्या तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन ब्लॉक हो गई और मैं आगे कल्टीवेट नहीं कर पाई? तो इम्प्रेस उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ मैं वही थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब था कि उसने तुम्हें देख लिया? तो वो ये कहने लग जाती है कि जब तुम प्रिंस से मिलने के लिए गई थी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी ये बात सुनने के साथ फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, कि जो कुछ भी उसने किया था वो सारी एक एक्टिंग थी? इस पर इम्प्रेस उसे बताने लग जाती है कि हाँ उसने ये सब कुछ तुम्हें बाद में बताना था, लेकिन बाद में तुम्हारी उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो बंदा बहुत ही टेरिफाइंग है, उसके पास जो पावर है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो जाओ ये सुनने के साथ अब थोड़ी सी शर्मा गई थी और ये कहने लग जाती है कि सच में उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तो मुझसे प्यार करता है। अब जो इम्प्रेस वहाँ पर उसके सामने खड़ी थी उसे अपना नाम बताती है, कहती है कि मेरा नाम है बाय और मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन डिसेंडेंट को अवेकन करने के लिए मदद करूँगी। फिर उसके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं ताकि उसकी ब्लड लाइन को अब अवेकन कर सके। अब वो उसके मेरिडियन को ओपन करते हुए ये कहना लग जाती है कि लो लेवल के कल्टीवेशन मेथड तो तुम्हारे इसमें काम नहीं आने वाले, तुम अब वाइट एम्परर की इंटरनल लाइफ मेथड पर चलने वाली हो। अब उसकी ब्लड लाइन अवेकन होना शुरू हो जाती है, उसके युआन और झिंग अब गैदर होना शुरू हो जाते हैं। तो उधर हम जाओ फैमिली के कॉन्फ्रेंस हॉल को देखते हैं जहाँ पर सारे एल्डर लोग इकट्ठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और जाओ के डैड को फिर वहाँ पर बैठे हुए बाकी एल्डर लोग ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम अपनी बेटी पर खर्चा करना बंद कर दो, यहाँ पर जी भी है और शुआन भी है, उन दोनों पर हमें फोकस करना चाहिए, तुम्हारी बेटी अब यूजलेस हो चुकी है। तो बाकी एल्डर लोगों की ये बातें सुनने के साथ ही जाओ के डैड हुई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहने लग जाते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में डिसाइड करूंगा कि उसके साथ क्या करना है, तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। तो ग्रैंड एल्डर ये सुनने के साथ ही एल्डर हुई को ये बताने लग जाते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जब तुम्हारी बेटी को मेंशन से निकाल दिया गया था उसके बाद हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई, हर बंदा हमारी फैमिली पर हंसता है। और सेकंड एल्डर भी मजाक उड़ाते हुए ये कहने लग जाते हैं कि अब उसे लगता होगा कि ये जो प्रिंस है ना वो भी यूजलेस हो चुका है और तुम्हारी बेटी तो है यूजलेस, वो दोनों अब एक दूसरे को मैच करते हैं, तो शायद इसलिए वो उसने मिलने के लिए चली गई। कि तभी उन्हें साइड से एक एनर्जी दिखाई देने लग जाती है। सभी एल्डर लोग उसे देखने के साथ हैरान हो जाते हैं, ये कहने लग जाते हैं कि जाओ मेंशन में कोई बंदा तो कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका है, ये कौन है?
और जैसे ही हुई भी उसकी तरफ देखता है, ये कहने लग जाता है कि ये एनर्जी तो झाओ सुई के रूम से आ रही है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कोर फॉर्मेशन के पीक तक कैसे पहुंच सकती है। और ऐसे ही उन सभी लोगों को मालूम हुआ था कि सीयू अब युआन और जिन लेवल तक पहुंच चुकी है। वो सारे काफी हैरान थे क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा कोई भी बंदा याद नहीं था जो कि 18 साल की उम्र में युआन और जिन लेवल तक पहुंच गया हो। जाओ सीईओ के डैड ये देखने के साथ काफी खुश हो जाते हैं और यही कहने लग जाते हैं कि लगता है कि एक बार फिर से किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर जो कि पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे फिर उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अब हमारी जाओ फैमिली फिर से फल फूल जाएगी, हमारा फिर से नाम बन जाएगा। जाओ सीईओ भी अपने रूम से बाहर आ गई थी और वह पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। बाहर खड़े हुए बाकी लोग अब उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि मिस यू, आप तो युआन और जिंग लेवल तक पहुंच गई, अब आप जाइए और सो चैंग को मदद चखाइए, वो अब यूजलेस हो चुका है, वो आपसे पंगा नहीं ले सकेगा। जाओ सीओ उनकी बातें सुनने के साथ उन्हें यही कहने लग जाती है कि तुम लोग उसके बारे में ऐसी बकवास मत करो, अगर आज मैं उससे मिलने के लिए ना जाती तो हो सकता है कि मैं इतनी स्ट्रोंग ना बन पाती और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते, तो इसलिए तुम ये बात याद रखना कि वो मेरा हस्बैंड है। साहु फैमिली के लोग जब ये सारी बात सुनने से के साथ ही वो सारे के सारे काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका और उसका लिंक क्या है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन गई। जाओ जी अब सारी बातें क्लियर करते हुए उन्हें यही बताना लग जाती है कि वो भी मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर बंदा उसके खिलाफ कोई बकवास करे। तो उधर हम सो मैंशन को देखते हैं जहाँ पर सो चैंग एक जगह पर बैठा था और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा थे। सो चैंग कितने सारे लोगों को देखने के साथ हैरान हो जाता है, ये कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर अकेले बैठकर अपना खाना खाना चाहता था, ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो चैंग के डैड भी वहाँ पर आए हुए थे और वो उसके साथ ही उसका एक बंदा भी था। वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं कि क्या हमें सो चैंग को अब इसके बारे में बता देना चाहिए। वो दोनों चाहते थे कि सो चैंग किसी न किसी तरीके से काफ़ी कंफर्ट फील करे क्योंकि वो लोग अब सो चैंग के बिहेवियर के बारे में जान चुके थे और इसलिए उससे बात करने के लिए वहां पर आए थे। अभी भी उसके डैड को यकीन नहीं आ रहा था कि सो चैंग भला ऐसे कैसे कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था जरूर इसने किसी को मारा होगा, उसके बाद इसकी ये हालत हो गई। जबकि सो चैंग जब खाना खा रहा था अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये लोग ऐसे मेरे सर के ऊपर खड़े रहे तो मैं अपना खाना कभी भी फिनिश नहीं कर पाऊंगा। और वो उन सारे लोगों को कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, अब मैंने अपना खाना खा लिया है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ तो मैं अपने बेडरूम जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर मैं रेस्ट कर सकूँ। इतना कहते साथ ही वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था ताकि अपने बेडरूम जा सके और वहाँ पर जाकर आराम कर सके। और वहाँ पर उसके डैड और बाकी जितने भी लोग आए हुए थे सारे के सारे ये बात सुनने के साथ काफ़ी शौक थे। ये कहने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हमारा सोच हैंग हो ही नहीं सकता, वो भला ऐसा कैसे बात कर सकता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम यहाँ के प्रिंस हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ यहाँ पर दिक्कत पेश करवा रही है तो हमें बताओ, हम उसे चेंज कर देंगे। बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन अब वैसी नहीं है फिर भी तुम प्रिंस हो ना, तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ किसी को मारना है तो हमें बताओ, हम उन्हें मार देंगे। ये सारी बातें सुनने के साथ वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बॉडी का जो ऑनर है वो काफ़ी बुरा था, तभी ये लोग यहाँ पर आकर मरने मारने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसकी बॉडी में इंटर हो गया। वो उन्हें रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। तुम लोग जैसा मेरे साथ पहले बिहेव करते थे अब वैसा मत करना, अब मैं काफ़ी चेंज हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था। सो चैंग के डैड ये सुनने के साथ काफ़ी शॉक थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसे भी अल्फाज कह सकता है, आखिर इसे क्या हो गया। एक मेड अब ग्राउंड प्रिंस के पास आती है। सो चैंग के पास जैसे ही उसे टी देने के लिए पहुंची थी तभी उसका पाँव लड़खड़ा जाता है और वो टी सो चैंग के ऊपर गिर जाती है और वो भी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सो चैंग उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो उससे जब ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वहाँ पर खड़े हुए सारे एल्डर लोग फिर से एक दफ़ा हैरान हो गए थे और वो ये कहने लग जाते हैं हमें फिर से यकीन नहीं आ रहा कि सो चैंग ने किसी की मदद की, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और ऊपर से इसे तो गार्ड को ह्यूमिलेट करना चाहिए था ना, फिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। और ये तो सर्वेंट को एक क्रिएचर मानता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया। मेड अभी भी काफ़ी शर्मिंदा थी और वो उसे ये कहने लग जाती है कि यो हाइनस मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो सो चैंग उसे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्लॉस ही तो गंदे हुए हैं, जब तुम फ्री हो जाओ तो इसे धो देना, बस सिंपल। वो मेड अपने मन मन में ये कहने लग जाती है कि मैंने जो भी किस्से कहानियाँ सुनी थी उसमें क्राउन प्रिंस की बेइज्जती के बारे में बताया गया था, ये बताया गया था वो कितना क्रूर है, दूसरों के साथ कितना अच्छे से पेश नहीं आता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा ये तो काफ़ी अच्छे हैं और हैंडसम भी हैं।
सो चैंग जब उससे फिर बात करना चाहता था तो वो लड़की जल्दी से भागते हुए कहने लग जाती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं जल्दी फ्री होकर आपके पास आऊँगी और इनके कपड़ों को धो दूँगी। उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करते। सो चैंग कहने लग जाता है कि ये तो मेरा नॉर्मल ही रिएक्शन था, तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों पेश आ रहे हो कि ये मैंने गलत कर दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ और अपने कपड़े चेंज करूँगा। वो वहाँ से जा रहा था, पीछे से डैड मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि अगर ये कोई ऐसा और बंदा बिहेव करता तो नॉर्मल होता, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, तुम्हारे लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। रात का वक्त हो चुका था, सो चैंग अपने रूम में बैठा था कि तभी ही वहाँ पर सीयू आ जाती है और कहती है कि सीनियर ये मैं हूँ। सो चैंग उसे अंदर आने की इजाज़त दे देता है और जैसे ही अंदर आती है तो ये कहने लग जाती है कि आपने अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ा, ये मेरी खुशकिस्मती थी। सो चैंग अब खुश हो जाता है, वो चाय डाल रहा था उसे ये कहने लग जाता है कि जब तुम पहले आई थी अब तुम काफ़ी चेंज हो चुकी थी, पहले गुस्से में थी अब तुम काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही हो और तुम्हारे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इससे वो लड़की मिल गई। जाओ सी हो जब देखती है कि बॉस के लिए चाय बना रहा है तो ये कहने लग जाती है इसे वाइट इम्प्रेस के बारे में सब कुछ पता था, इसके पास बड़ी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बैठकर मेरे लिए चाय बना रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार करता है। सो चैंग भी ये बात तो जानता था कि यह पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन वो उससे पूछना नहीं चाहता था कि वो किस राम तक पहुंच गई है, क्योंकि अगर ये उससे सवाल पूछ लेता तो हो सकता है कि उसे उसके ऊपर शक हो जाता और वो नहीं चाहता था कि फिलहाल वो उसके ऊपर कोई भी शक करे। वो अब अपनी जगह पर खड़ा होता है और उससे ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैं सोच रहा हूँ क्या तुम उस रेयाम तक पहुँच चुकी हो। वो फिर अपनी बात बताते हुए कहने लग जाता है कि मैं छोटी ही उम्र में किस स्टेज पर पहुँच गया, मुझे जानना चाहता था कि वो किस स्टेज पर पहुँचे, क्या उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ाओ यही कहने लग जाती है कि मैं काफ़ी इग्नोरेंट थी, मुझे लगा कि मैं किसी बड़े लेवल तक पहुंचूंगी, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ जुआन और जिंग लेवल तक ही पहुंच पाई। मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया सीनियर, आप इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब ये बात सो चैंग को मालूम होती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये क्या कह रही है कि यू युआन सिंह लेवल तक पहुंच गई, वो भी सिर्फ एक रात में। वो फिर खुद को तसल्ली देता है और रिलैक्स होकर उसे कहने लग जाता है कि तुमने अच्छा काम किया, जितना मैंने सोचा था तुम वहां तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा काम किया। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है तो मुझे इसके सामने ज़रा बराबर भी नहीं डरना, वरना इसे शक हो जाएगा। उसकी बात सुनने के साथ ही जाओ सीयूब से कहती है कि हाँ मुझे ही लगा था कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। वो कुर्सी पर बैठते हुए उससे ये कहना लग जाती है कि तुम मुझे बेटर गाइड करो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि तुम किसी और लड़की के करीब तक भी मत जाओ। और फिर उसे ये बताने लग जाती है कि सो चैंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हम दोबारा शादी कर लेते हैं। और सो चैंग भी इसके बारे में जानता था कि वो उस मौके को नहीं जाने दे सकता। सो चैंग उसे फिर देखता है और कहने लग जाता है कि क्या हम दोबारा शादी करें, और मन मन में ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है जो कि मुझे करना ही है। फिर उसे सारा कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या मुझे कोई अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, क्या मैंने कोई चीट कोड का इस्तेमाल कर लिया। अब उसे फ्यूचर दिखाई देने लग गया था जब वो उसके ऊपर बैठी थी और ये कहने लग जाती है कि हस्बैंड तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। इतने ज़्यादा रोमांस करने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ था और वो ये कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी सी ब्रेक ले लें, लेकिन जाओ सी होती है तो उसे ये कहती रहती है कि नहीं तुम किसी और लड़की के पास चले जाओगे, तुम यहीं पर रुको। और वो उसे ये भी कहने लग जाता है अगर तुम्हारे दिल में किसी और लड़की का ख्याल भी है तो फिर भी मैं यही चाहूँगी कि तुम मेरे साथ ही रहो और उसे भूल जाओ। और कुछ साल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा रोमांस करने की वजह से अब सो चैन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसकी हड्डियाँ तक बाहर आ गई थी और वो उसके लिए सूप लेकर आ जाती है। और अपना ये फ्यूचर देखने के साथ ही इसके होश उड़ जाते हैं, ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया तो ये इसका रिजल्ट ये होगा, तो ये लड़की तो सच में काफ़ी टेरिफाइंग है। जाओ जब दोस्त दोबारा पूछते हैं कि तुम बताओ क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि हम दोबारा शादी कर लें, तो इस पर आगे से कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि दोबारा शादी करना अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल मैंने इस पर बहुत गौर किया और मैंने यही कहा है कि नहीं। कि फिर उसे फ्यूचर नजर आने लग गया था और जिसमें वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया तो उसका फ्यूचर भी मेरी आंखों के सामने आ गया। वो अब रस्सियों में बंधा हुआ था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वह कमरे में कैद था। तभी हिसाब से ये उसके पास आते ही कहने लग जाती है कि आज की जितनी भी सेरेमनी थी, जितने भी लोगों से मिलना मिलाना था, वो सब खत्म हो चुका और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके हाथ में एक चाबुक भी था और चाबुक मारते उसे ये कहने लग जाते हैं कि सो चैंग अगर तुम नहीं चाहता कि पब्लिक के सामने ये अनाउंस किया जाए कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो क्यों ना तुम अंडरग्राउंड सारी ज़िंदगी रहो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी और बस हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। और यहाँ पर भी काफ़ी साल हो गए थे, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आते हुए कहती है कि ये लो अपनी मेडिसिन पी लो।
और ये फ्यूचर देखने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैंने इसे इनकार कर दिया तो इसके साथ तो मेरा फ्यूचर और भी बर्बाद हो जाएगा। साउसी उसे ये कहने लग जाती है कि तुमने अभी कहा कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करना है कि नहीं करना, फिर तुमने क्या सोचा? और वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा, नहीं करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? जब वो थोड़ी देर तक उसे आंसर नहीं दे पाता, इसी के साथ ही अब उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और जाओसी उसे कहती है कि तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं बताया, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा क्या आंसर है। और सोचेंग उसे यही कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरा आंसर जानना चाहती हो? तो इस बार जाओसी उसे कहती है कि हाँ। जैसे ही वो फिर उसे बताता है कि मैंने जब कुछ सोचा है, सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। उसकी बात सुनने के साथ जाओ जियो हैरान हो जाती है, जबकि सोचेंग मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, दोनों तरीकों में मैं फंसता हूँ, तो क्यों नहीं इसे डिसीव कर दूँ। दासियो फिर उससे पूछती है कि सोचेंग तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इस पर वो उसे ये बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें हिंट दे तो रहा हूँ कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन तुम इस बात को समझ ही नहीं रही हो। दासियो से कहने लग जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं नहीं जान पा रही, तुम मुझे ज़रा खुलकर बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उस पर जाओ उसे ये कहने लग जाता है कि मैं ऐसी बात नहीं है, तुम डिसेंड ऑफ द थ्रोन नहीं हो, तो मैं बोले तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? और मन मन में कहता है कि इससे मैं सिर्फ एक फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हूँ। वो उससे ये कह रहा था कि तुम जानती हो कि मैं ना ही अपनी एज बढ़ा पाऊंगा ना ही मैं मर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल उलट है। तुम एक इंसान हो, तुम मर जाओगी, फिर हम दोनों भला कैसे एक साथ रह सकते हैं? वो चाहता था कि ये इमॉर्टैलिटी हासिल कर ले। इमॉर्टैलिटी का नाम सुनने के साथ ही जाओसियो ये कहने लग जाती है कि हाँ, इसने सही कहा। अगर मैं इमॉर्टैलिटी हासिल कर लेती हूँ तो फिर मैं इसके साथ रह पाऊंगी और मैं मर भी नहीं सकती। और इस पर अब उसके टीचर भी उसे बताने लग जाते हैं कि तुमने शायद नोटिस भी नहीं किया कि तुम बोतल नेक पर मौजूद हो। अगर तुम उस बोतल नेक को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाती हो तो फिर तुम एक मॉडल बन जाओगे। जाओसियो फिर उसे ये कहना लग जाती है कि मैंने वाइट एम्परर के इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है, और तुम क्या जानते हो कि मैं उसे क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाई? तो ये सुनने के साथ ही सोचेंग ये कहने लग जाता है कि जब तुम्हारी इम्प्रेस को इसके बारे में नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा, और फिर मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा। फिर वो एक्टिंग करते हुए उसे ये बताने लग जाता है कल्टीवेशन एक वास्ट और प्रोफाउंड जर्नी है, हम जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पाते, जल्दी इमोर्टलिटी हासिल नहीं कर पाते। तुमने अभी भी इनहेरिटेंस को हासिल किया है, ये तो एक छोटा सा स्टेप है, अभी तो तुम्हें पूरा सफर तय करना है। जाओसियो हैरान हो जाती है और इसी हैरानी में उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि अभी मैंने सिर्फ छोटा सा सफर तय किया है? तो इस पर सोचें कहता है कि हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जाओसियो से कहती है कि इमॉर्टलिटी का पाथ तो काफ़ी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रेट एम्परर ना बन पाई तो फिर क्या होगा? अगर मैं आधे रास्ते पर जाकर थक गई तो तुम फिर मेरे साथ क्या करोगे? सोचेंगे अब गुस्से से उसे ये कहने लग जाता है कि तुम ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम रास्ते में नहीं रुक सकती, तुम अपनी जर्नी कंप्लीट करोगी। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये उन दुश्मनों पर अटैक करके उनका काम ख़त्म कर सके। जाओसियो से कहते हैं कि क्या सच में? तो वो ये कहने लग जाता है कि अगर तुम इतना ही गलत सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाओगी। और मन ही मन में ये कहता है कि हाँ, ये वैसे भी सच बात है कि ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकेगी। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ही जाओसियो ये कहने लग जाती है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब? क्या ये इमॉर्टल नहीं है जो ये बातें कह रहा है? या फिर इसका कोई और मतलब हो सकता है? वो मतलब यही है कि ये अपनी जान दाँव पर लगाने के लिए तैयार है, मेरी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये तो सच में मुझसे प्यार करता है। अब मैं इसकी सारी बातें समझ गई। और इसी खुशी में ही वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देती है। इस एनर्जी को देखने के साथ बाकी सभी लोग यही कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है? इस ऑरा को देखने के साथ वो एक बात तो जान चुके थे कि ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि जाओ सीओ का था, लेकिन इस ऑरा को देखकर ये बात मालूम हो गई थी कि वो नेसेंट सोल तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जाओ रेजिडेंस में भी मौजूद सभी लोग यही देखकर कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो मिड नेशन सोल स्टेज पर पहुंच गई, वो भी सिर्फ एक रात में। शायद वो डुअल कल्टीवेशन कर रही है। और उधर ही सो जैंग के रूम में जब इम्प्रेस इसके बारे में जानती है कि ये तो मिड नेशन सोल लेवल तक पहुंच गई है, तो वो ये कहने लग जाती है कि जो मैंने पहले अपने होस्ट को चूज किया था वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली, एक ही दिन में इसने इतने चीज़ों को ब्रेक थ्रू कर लिया। झाओसियो ब्रेक थ्रू करने के बाद जल्दी से आकर उसे हक करती है और ये बताने लग जाती है कि तुम्हारी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा मैं समझ गई। जबकि वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि तुम क्या समझ गई? मैंने तुमसे जो कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या कहा, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने तुमसे क्या कहा?
फिर जाओसी उसे ये बताने लग जाती है कि तुम्हारी खातिर मैं ग्रेट एम्परर बन जाऊंगी। जब मैं ग्रेट एम्परर बन जाऊंगी तो हम दोनों साथ रहेंगे। तो ये देखने के साथ ही वो भी ये कहने लग जाता है कि अभी मुझे कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, लगता है कि मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। जाओसी उसे ये सारी बातें कहने के साथ ही फिर वहां से चली जाती है। वो अभी हवा में थी कि तभी इम्प्रेस आकर उसे ये कहते हैं कि तुमने भी क्या रियलाइज़ किया। तो वो ये बताने लग जाती है कि लव, मैं जानती हूँ कि सोचेंगे कि इमॉर्टल है और इसके साथ साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। ये बातें सुनने के साथ में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई। और जैसा कि उसे मेरे ऊपर पूरा यकीन है कि मैं इम्प्रेस बन के रहूंगी, तो मैं भी फिर इम्प्रेस बन के ही रहूंगी और कभी भी उसे लेट डाउन नहीं करूंगी। जैसा कि वो वहां से जा चुकी थी तो पीछे से सूचैंग अपनी सीट पर बैठकर ये कहने लग जाता है कि जाओ से तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, लेकिन कब तक मैं उससे बहाने बनाते रहूंगा। अब मुझे भी खुद से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कि तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने लग जाता है। उसे दिखने के साथ वो ये कहने लग गया था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को क्यों फील कर पा रहा हूँ। अब जैसा कि वो भी कल्टीवेशन कर सकता था, इसी के साथ काफ़ी खुश हो जाता है। जल्दी से अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर ये कहने लग गया था कि फैमिली वो दिन आ गए जब मैं दोबारा से कल्टीवेशन कर पाऊंगा। कि फिर उसे वहां पर स्क्रॉल नजर आने लग जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था वाइट एम्परर्स इम्पोर्टर तकनीक। इसको देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है अभी तो मैंने कुछ खास किया ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्यों आ गया। और इस रिवार्ड को देखने के साथ वो हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि कल तक तो मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा था, अभी अभी मेरी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई तो ये मुझे रिवार्ड क्यों मिल गया। एक मिनट, हाँ मुझे याद आ गया, शायद ये सब कुछ झाओ सीओ की वजह से हुआ। मेरे साथ ही उसने ब्रेक थ्रू किया और उसकी वजह से मैं भी कल्टीवेशन कर पाया और मैं भी ब्रेक थ्रू में कामयाब हो गया। अगले दिन हम झाओ जी को देखते हैं जो कि ये सारी बातें कहने के साथ अपना बड़ा हुआ फेस लेकर सीधा झाओ सीओ के डैड के पास जाता है। जब वो पूछते हैं कि क्या तुमने उससे डुअल कल्टीवेशन के बारे में पूछा, कि वो सोचेंगे के साथ थी, तो इस पर कहता है कि हाँ मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर वो अपने रूम में चली गई। बाकी अडर लोग भी वहाँ पर बातें करते हुए ये कहना लग जाते हैं कि हमने भी यही सुना है कि जाओसियो ने जो ब्रेक थ्रू किया है उसमें डुअल कल्टीवेशन का हाथ है, और वो भी डुअल कल्टीवेशन उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि सो चैंग के साथ की। अब वो लोग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि इस मामले को कैसे ख़त्म किया जाए और उसका नाम कैसे साफ किया जाए। उसमें से एक एडर तो ये बताने लग जाता है कि मुझे उस पर काफ़ी शक था, मुझे लगता है कि उसने एबिलिटी को जानबूझकर हाइड किया, लेकिन बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं था। तो बाकी एडर ये कहने लग जाते हैं लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, उसने अपनी एबिलिटीज़ को हाइड क्यों किया, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। जब ग्रेट एडर ये कहता है कि जाओ जी अब तुम सू चैंग के पास जाना और जाकर हमारी तरफ से उससे बात करो, तो इस पर भी ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि वो यूज़लेस है, फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। और उधर हम सो कलान को देखते हैं जहाँ पर सो कलान का पैट्रिश बैठा हुआ था और वो सभी लोगों को ये कहना लग जाता है कि आखिर किसने सो चैंग को इजाज़त दी थी कि वो मिस जाओ के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दे। पता है ना कि वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। सो चैंग का वहाँ पर डैड बैठा हुआ था और वो ये बताने लग जाता है कि इसमें सारी मेरी गलती है, और उसके साथ बैठे हुए एडर ये कहने लग जाते हैं कि इसमें भला सारी आपकी कैसे गलती हो सकती है, हम दोनों का इसमें कसूर है। तो इतने में वहाँ पर उनका एक सर्वेंट आ जाता है और सर्वेंट वहाँ पर आते साथ ही ये बताना लग जाता है कि मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हुआ हूँ। वो जो जाव सीओ है ना, वो सू चैंग के रूम में जाती है और वो दोनों मिलकर डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल वो जब वहाँ पर आई थी तो किसी ने उसे नहीं रोका था। अब तो वो लोगों के सामने उसके मिलने के लिए आ जा रही है। मैं भी एक दफ़ा रूम में पहुँचा था तो देखा था कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए थे। सू चैंग का ये सुनने के साथ ये कहना लग जाता है कल रात को कुछ हुआ था क्या। तो इस पर पैटर ये कहना लग जाते हैं कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि सू चैंग अपनी पावर को हम सभी से छुपा रहा हो, असल में उसके पास पावर की कमी ना हुई हो। सू चैंग के डैड तो यही कहना लग जाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, अगर उसके पास पावर होती तो वो सभी लोगों को दिखाता, वो ऐसे ह्यूमिलेशन ना फील करता, वो लोगों को मदद सिखाता। जबकि वहाँ पर बैठे हुए बाकी कैडर लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो कल से काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रहा है, हो सकता है कि ये मुमकिन हो उसने ब्रेक थ्रू कर लिया हो। सो चैंग के डैड अब जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो ये बताने लग जाते हैं कि सो चैंग की डिसेबिलिटी की बात जिसने फैलाई थी वो श्याओ जून मिंग था। लगता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी और मेरे बेटे के पास अभी भी स्पिरिचुअल पावर बाकी है। फिर सर्वेंट यही बताने लग जाता है कि बाहर कुछ तो गलत हो रहा है, आप सभी को बाहर जाना होगा। जाओ फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं जो कि सो चैंग से बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बोला उससे बात करने के लिए क्यों आए। सो चैंग के डैड और पैट्रिया जैसा सुनते हैं कि जाओ फैमिली के लोग यहाँ पर ऐसे के साथ ही वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो उधर हम सो चैंग को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो ये कहने लग जाता है कि मैं दोबारा कल्टीवेशन तो कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे जो मेरी स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। जाओ सीओ की स्पीड काफ़ी तेज़ है, मुझे उसके जितना तेज़ बनना होगा।
और थोड़ी देर में वो थर्ड स्टेज या फाउंडेशन लेवल तक पहुंच चुका था और ये कहने लग जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी तो अभी तक काफ़ी दूर है, मुझे उस तक पहुंचना होगा। चलो जो भी हो, अब मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी या कल्टीवेशन की तकनीक तो आ चुकी, अब मैं एक वेस्ट नहीं रहा। कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है तो अंदर से बगला आ जाता है। उसके हाथ में एक रिंग थी और एक लिफाफा भी था। वो जैसे ही वहां पर देता है, ये देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है, अच्छा तो वो मेरे बारे में भूली नहीं, अभी मुझे याद रख रही है। ये मास्टर ने उसे भेजा था और वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मास्टर मुझे बिल्कुल नहीं भूली और मास्टर को देख के वो भी काफ़ी अरसा हो चुका है। जैसा कि मैं एक यूजलेस बन गया था, हो सकता है कि मेरी मास्टर मेरे यूजलेसनेस की वजह से मुझसे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई हो। अब उसके पास जो लेटर आया था, वो जैसे ही उस लेटर को ओपन करता है तो अंदर से सुप्रीम सवार्ड सेक्ट की सेक्ट मास्टर श्याओ युनमिंग आ जाती है। उसे देखने के साथ वो ये कहना लग जाता है कि अच्छा तो ये लेटर मेरी मास्टर ने मुझे भेजा है, आखिर वो मेरे ऊपर इतनी एफर्ट क्यों लगा रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो टीचर ने उसे मैसेज भेजा था, टीचर यही कह रही थी कि तुम मुझसे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए होगे, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की इसलिए तुमने इवल पार्ट को चूज कर लिया और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो गई। सो चैंग ने जैसे ही टीचर की ये सारी बातें सुनी थी, उसी के साथ ही वो हैरान होते हुए मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरी टीचर कितनी ज़्यादा अच्छी थी और इस बॉडी का पहले वाले ऑनर ने अपने टीचर की इज्जत ही नहीं की। फिर उसकी टीचर उसे ये बताने लग जाती है कि जैसा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें भेजी हैं, जिसमें टॉप ग्रेड पियन पिल थी, टॉप ग्रेड टर्निंग पिल्स थी और इंटरनल लाइफ सवार्ड थी जो कि उसके काफ़ी काम आ सकती थी। ये सारी चीज़ों को देखने के साथ सो चैंग अपनी टीचर को थैंक्स कहता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो उसकी टीचर ने उसे कुछ स्टोन्स वगैरह भी सेंड किए थे और यही बता रही थी कि जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो इन स्टोन्स का इस्तेमाल करना, इससे तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा और ऊपर से ये तुम्हारी बॉडी के मेंटेनेंस में भी काफ़ी मदद करेंगे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम हम्बल तरीके से दूसरे लोगों के साथ पेश आओ और जैसा तुम पहले होते थे बिल्कुल भी वैसा भी अब मत करना। और टीचर का मैसेज गायब होना शुरू हो जाता है तो वो भी ये कहने लग जाता है कि टीचर मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा, जैसा आपने मेरे बारे में सोचा मैं वैसा करके दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, वहां से जाते हुए उसने आखिरी बात यही कही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम मास्टर के कपड़ों को चेक किया करते थे, एंड ऐसे काम न करना वरना तुम्हें अच्छी सजा मिलेगी। जैसे ही उसने कपड़ों की बात सुनने की, उसी के साथ ही सो जाएंगे तो फेस ही चेंज हो जाता है और ये कहना लग जाता है कि यार ये बंदा क्या चीज़ थी। और वो फिर ये भी कहना लग जाता है कि अगर तुम स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए गए थे तो फिर मास्टर के कपड़ों में झांकने की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी मास्टर ने मुझे इतनी अच्छी स्वॉर्ड दी है तो इसके लिए मास्टर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मैं अच्छे से यूज़ करूँगा। वो स्वॉर्ड के बारे में ये बताने लग जाता है कि मास्टर जी स्वॉर्ड काफ़ी सारे लोग हासिल करना चाहते थे लेकिन उससे कोई भी हासिल नहीं कर सका। इसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी पाया जाता है, जिसे एक्टिवेट करना या फिर अनब्लॉक करना है तो उसके लिए मुझे जाओसियो की पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाहर उसे लोगों का शोर सुनाई देने लग जाता है। शोर के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असल में बाहर जाओ फैमिली के एल्डर लोग आ चुके थे और ग्रैंड एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर जाओ फैमिली के जीनियस लोगों को लेकर आया हूँ ताकि सो चैंग के साथ उनकी फाइट करवा सकूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हुए हैं। और ये सारी बातें सो चैंग के डैड को कह रहा था। सो चैंग के डैड ये बात सुनने के साथ उसे ये कहना लग जाते हैं कि अगर तुम्हें किसी के साथ पंगा लेना या फाइट करनी है तो वो मैं हूँ। जब से तुम्हें पता चला है कि जाओ सीओ के दोबारा कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है और वो पीक लेवल तक पहुंच चुकी है, तुम लोगों ने हमें नीचे दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। अब तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि सो चैंग एक यूजलेस बंदा बन चुका है, इसलिए तुम यहाँ पर उससे पंगा लेने के लिए आ गए। ग्रैंड एल्डर ये सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि अगर सो चैंग हमसे फाइट करने के लिए नहीं आएगा तो हमारे पास भी और कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो चैंग अब उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उन लोगों को ये कहना लग जाता है कि कौन है यहाँ पर जो मेरे साथ फाइट करने के लिए आया हुआ है। ग्रैंड एल्डर के पीछे जाओजी खड़ा था और खुश होते हुए ये बताने लग जाता है कि वो मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया है। सो चैंग उसकी बात सुनने के साथ मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये लोग मेरे साथ फाइट करने के लिए इसलिए ये देखना चाहते हैं कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ या नहीं। जैसे कि जाओ सीओबी ने भी कल्टीवेशन शुरू कर चुकी है और ये जानना चाहते हैं कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। जाओजी आगे बढ़ता है और उससे यही कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकोगे, तुम में इतनी हिम्मत है। तो सू चैंग उसे कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि तुम मेरे साथ पंगा मत लो। सू चैंग के डैड ये बात सुनने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि सच में ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ये एक यूजलेस बंदा बन चुका है। जाओ फैमिली के एल्डर लोग भी मन ही मन में काफ़ी खुश हो गए तो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो सच में यूजलेस है, ये तो जल्दी हार जाएगा। और जाओ भी मुस्कुराते हुए वहां से जाते उसे ये कहने लग जाते, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम एक गधे हो, तुम सच में गधे हो, तुम तो मेरे साथ फाइट ही नहीं करना चाहते।
लेकिन आगे से सोचेंगे उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें तुम मर जाओगे। उसकी ये बात सुनने के साथ एल्डर लोग, ज़ोंग और वहाँ पर सारे लोग ये सुनने के साथ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और ज़ाओज़ी फिर उसे कहने लग जाता है अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही ज़्यादा भरोसा है तो क्यों ना हम लोग मार्शल अरीना में चलें, वहाँ पर दो दो हाथ हो जाएं। तो वो भी कहने लग जाता है कि हाँ मेरा भी यही ख्याल था, चलो वहाँ पर जाकर दो दो हाथ करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब वो दोनों ने तो अपनी जगह को डिसाइड कर लिया था। सोचें कि या देखने के साथ ही अपने सर्वेंट को ये कहते हैं कि तुम जल्दी से मिस्टर यांग को यहाँ पर बुला कर ले आओ। इस पर उसका सर्वेंट कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें। मार्शल अरीना में वो दोनों पहुंच चुके थे और ऊपर खड़े हुए थे और बाकी के सारे लोग नीचे उनकी फाइट देखने के लिए तैयार खड़े थे। तो मिस्टर यांग जैसे ही वहां पर आ चुके थे तो उन्हें देखने के साथ ही सो चैंग उन्हें ये कहने लग जाते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा एक इमॉर्टल है, लेकिन हो सकता है कि आज उसकी मौत हो जाए, तो आप उसकी हेल्प कीजिएगा। तो इस पर मिस्टर यांग कहते हैं कि आप इस बात की टेंशन मत लें, मैं आ गया हूँ ना। और वहीं पर स्टेज पर जाओदी तो ये कहने लग जाता है कि जब हम पहली दफ़ा मिले थे मैं वीक था, तुमने मुझे बुली किया था और आज मेरे पास मौका है। ये सुनने के साथ सोचेंग मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस लड़के ने काफ़ी सारे लोगों से पंगा लिया है। अब मुझे तो याद ही नहीं है कि वो कौन कौन से लोग थे। जाओजी ने अपनी मिडल स्पिरिचुअल अवार्ड निकाल ली थी और ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी जैसे की कल्टीवेशन अब रून हो चुकी है, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे पंगा लोगे। सू चैंग के डैड और बाकी लोगों को जब ये बात मालूम होती है, इसी के साथ ही वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि जाओ के लोगों के पास एक मिड रेंज की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, अब हमारे बेटे को कौन बचाएगा। जाओ जी फिर कहने लग जाता है कि कज़न सू चैंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंगा मत लो, ये मैंने जो स्वॉर्ड है तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। सूचेंग उसे कहने लग जाता कि कज़न जोजी तुम भी मेरे से बच के रहना, तुमने ये सवार निकाल लिया, मुझ पर अटैक मत करना, अगर अटैक करने की कोशिश की तो फिर तुम नहीं बचोगे। जाओजी मुस्कुराते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैं देखता हूँ कि तुम मेरा कैसे मुकाबला कर सकते हो। और वो अपनी सवार के ऊपर सिंकिंग ब्लड सवार तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और लोग यही कह रहे थे कि अगर वो इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला फिर तो सो चैंग को इससे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इससे उसकी पावर डबल हो जाएगी। जाओदी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखने के साथ ही ज़ो चैंग ये कहने लग जाता है कि मैं अगर यहाँ पर इससे हार जाता हूँ या फिर इसे हराता हूँ और वो भी थोड़े मार्जिन से, तो इससे ज़ाओ सीओ को मुझ पर पूरा शक हो जाएगा और जो मेरे पास सवार्ड है उसे सिर्फ ज़ाओ सीओ ही पुल कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी उसे कोशिश तो करना थी। अब जैसे ही ज़ाओ उस पर अटैक करने के लिए करीब आता है तभी ही उसके पास जो सवार्ड थी उस सवार्ड को आगे काट देता है। अब जाओ की सवार उसके सवार के साथ टकराती है, जिसकी वजह से उसकी सवार टूट जाती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज हुआ है जिससे बर्दाश्त कर पाना जाओजी के लिए मुश्किल होता है और वो पीछे जाकर गिरता है। वहाँ पर खड़े हुए सारे एडर लोग और बाकी के लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। अब उन लोगों पर सोचें को जो शक था कि वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, उन्हें लगता है कि वो र्यूमर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो सच में काफ़ी पावरफुल था, उसने सिर्फ अपनी पावर को हाइड किया था। सू चैंग के डैड भी ये देखने के साथ काफ़ी शौक थे और ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बेटे ने अपनी पावर्स को इस तरह छुपा कर रखा हुआ था, इवन मुझे भी उस पर शक नहीं हुआ। सू चैंग ने जैसा कि उसे हरा दिया था, फिर वहाँ पर खड़े हुए बाकी जाओ फैमिली के लोगों को ये कहने लग जाता है क्या तुम में से कोई और है जो मेरे साथ आकर फाइट करना चाहेगा। इस पर ग्रैंड एडर ये बताने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हम में से अब ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर आएगा। झाउसियो भी वहाँ पर आ जाती है। जैसे वहाँ पर आती है तो ये पूछने लग जाते हैं कि ग्रैंड एल्डर और झाउसी आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रैंड एल्डर तो ये सुनने के साथ ही ये कहने लग जाते हैं कि क्यों ना हम एक जगह पर बैठकर इसके बारे में बात करें, जबकि झाउसी यही बताने लग जाता है कि मैं इसके साथ फाइट करने के लिए आया था और इसने एक ही बार में मुझे हरा दिया। झाउसियो गुस्से में खड़ी हो जाती है और वो अपनी सवार निकालते हुए उन दोनों को ये कहने लग जाते हैं कि अगर आइंदा किसी ने सू चैंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं खुद अपने हाथों से उसे मार दूंगी। सू चैंग जाओसियो की ये बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आए थे और ये फाइट भी बहुत छोटी मोटी फाइट थी, तुम इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। और उसके पास जो सवार थी जो कि उसके मास्टर ने उसे दी थी, वो सवार वो जाओसियो की तरफ फेंकते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे रख लो। सू फैमिली के लोग ये देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि जो इसके पास सवार्ड है, ये सवार्ड तो काफ़ी कीमती लग रही है, लेकिन ये सवार्ड झाओ सीओ क्यों दे रहा है? लगता है कि लड़कियों के मामलों में पैसे खर्च करने में ये काफ़ी माहिर है। जबकि झाओ सीओ जैसे ही उस सवार्ड को पकड़ती है, उसी के साथ ही मन मन में ये कहने लग जाते हैं कि सवार्ड को देखने के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बॉडी का ही हिस्सा है, ये मुझे काफ़ी फिट लग रही है।
तो उसकी एम्प्रर उसे ये बताने लग जाती है कि ये एक इमॉर्टल ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन है। मुझे नहीं पता कैसे ये कहाँ से मिला है, लेकिन इसका जब भी यूज़ किया जाता है तो अगले का बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि उसकी बातें सुनने के साथ ही जाओ भी मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि इतना कीमती वेपन उसने मुझे दे दिया और खुद यूज़ ही नहीं किया। झांसी अब सवार को नहीं रखना चाहती थी। वो सवार वापस लेते हुए कहने लग जाती है कि ये सवार तुम्हारी है तो तुम ही से रखो। जबकि इस बार सोचेंगे ये कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं है, तुम इसे रख सकती हो। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये जो मैं इसके लिए छोटी मोटी सी फेवर कर रहा हूँ, ये आगे जाके मेरे काफ़ी काम आएंगे। सोचेंगे उसे ये बात करने के बाद जैसे ही झाओ फैमिली के बाकी लोगों की तरफ देखता है तो सभी लोग काफ़ी हैरान खड़े हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर सोचेंगे उन सारे लोगों को ये कहना लग जाता है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपसे मिले हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो क्यों न एक जगह पर बैठ कर चाय पी जाए और खूब बातें की जाए। और जाओ फैमिली के लोग जब ये बात सुनते हैं इसी के साथ ही काफ़ी हैरान हो गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि इसने तो कभी भी हमसे इस तरीके से बात नहीं की, आखिर आज ऐसा क्या होगा कि ये हमसे इस तरीके से बात कर रहा है। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मिशन होगा, हमें यहाँ से जान बचाते हुए भागना होगा। और वो लोग अब बहाना बनाने लग जाते हैं कि हमें वापस आना होगा, बाकी लोगों की देखभाल करनी होगी और किसी बीमार बंदे का नाम भी बता देते हैं। इतना सुनने के साथ ही सोचें कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग जल्दी से वहाँ चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि उससे कोई और ज़्यादा नुकसान हो। जाओ सीओ जब अपने एल्डर्स की ये बातें सुनते हैं इसी के साथ ही वो सोचें को ये कहने लग जाती है कि तुम लोग इन्हें इग्नोर कर दो, मुझे बिजनेस के बारे में तुमसे थोड़ी बहुत सी बात करनी है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। जाओ फैमिली के लोग जब ये सारी बातें दे अपनी आंखों से देख पा रहे थे तो इसी के साथ ही वो ये कहने लग जाते हैं कि डुअल कल्टीवेशन के जितने भी हमने र्यूमर सुने थे वो तो बिल्कुल सही निकले। डुअल कल्टीवेशन की वजह से ये इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है और लगता है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें भी जल्दी से यहाँ से जाना होगा वरना हमारे लिए इसमें नुकसान है। सोचें कि डैड ये देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि यांग लगता है कि अब हमें भी जाना होगा। तो इस पर यांग कहने लग जाता है कि हाँ लेकिन इसे क्या हो गया, ये तो काफ़ी अलग हो गया। इसने तो उनको चाय के लिए भी कहा लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा करता, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। सो चैंग और जाओसियो जैसे रूम में जाते हैं तो जाओसियो से ये कहने लग जाती है कि तुमने मेरे लिए सवार ढूंढी, तुमने मुझे ला कर दे दी, तुम मेरे ऊपर काफ़ी एहसान करते जा रहे हो, तुम ही बताओ मैं तुम्हारे ये एहसान कैसे चुकाऊं। सो चैंग उसे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि एहसान चुकाना इतना भी ज़रूरी है। उसकी ये बात सुनने के साथ जाओसियो फिर उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो या फिर तुम एक दिखावा कर रहे हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे एल्डर लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। वहां पर डिसिपल्स को देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि इस साल भी हमारे पास कोई भी अच्छा डिसिपल नहीं आया। ये जो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी काफी वीक हैं। सू चैंग की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं आया। कि वहीं पर बैठा हुआ एक और बंदा यही कहने लग जाता है कि सेकंड मास्टर अब कब से सू चैंग के पास से जो आपने एम्ब्रियोस अवार्ड दी थी वापस लेने वाले हैं। बाकी के एल्डर लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि वो काफ़ी कीमती गिफ्ट था, अगर वो पूरे मुल्क को ही बेच दे तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, मैं वो अवार्ड उससे लेना होगी। जिस पर सेकंड लीडर उन्हें यही कहने लग जाती है कि एक अवार्ड जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते और एक यूजलेस अवार्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जिस पर बैठे हुए बाकी एल्डर चुप कर जाते हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। कि एक लड़का यहाँ वो तेजी से भागकर उन लोगों के पास आता हो ये कहने लग जाता है कि सेकंड मास्टर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। और वो एल्डर लोग ये कहने लग जाते हैं कि तुम आराम से बताओ, तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो। इस पर वो बंदा अपने फेस पर जोरदार थप्पड़ दे मारता है क्योंकि अपनी पैनिक को दूर किया जा सके। खैर करेज को लेने के साथ वो उन लोगों को ये कहना लग जाता है कि यहाँ पर सोच एंगार है। वहाँ पर कुछ बाकी लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो तो यूजलेस बंदा हो चुका है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो यहाँ पर आए। उसकी मास्टर भी वहीं पर बैठी थी। जब उसे पता चलता है कि सोचेंग यहाँ पर आ रहा है तो वो भी मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि क्या उसने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया है। और बाहर सोचेंग भी आ चुका था और उसके पास सीओ भी खड़ी हुई थी। तो वो सीओ को ये कहने लग जाता है कि तुम वहां पर अच्छे से परफॉर्म करना लेकिन अपनी पूरी एबिलिटी उन लोगों को मत दिखाना। तो वो भी कहने लग जाती है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। वो फिर उन लोगों में खड़ा हुआ था जहाँ पर बाकी के मास्टर लोग भी खड़े हुए थे और पार्टिसिपेंट्स भी खड़े हुए थे। और ये अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद है कि जाओ जल्दी से अपना काम खत्म करे ताकि हम वापस जा सकें, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को फेस करने के काबिल नहीं हूँ। कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों की नज़र उस पर पड़ गई थी। वो लोग उसे पहचान गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर आप यहाँ पर आ गए। उन लोगों को देखने के साथ ये हैरान था, शॉक था और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। वो अपने फेस से मास्क हटाकर उन लोगों को ये कहने लग जाता है तो अच्छा है, तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया लेकिन कैसे। जबकि वहाँ पर खड़े हुए लोग उसे देखते हैं कि ये तो सोचेंगे है और उससे उन वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये तो सच में आप ही हैं।
और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर, जैसा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप रिटर्न कर चुके हैं, तो इसलिए हम सभी लोग आपको कांग्रेचुलेट कहते हैं। तो उनका ये बातें सुनने के साथ वो हैरान था। साइड पर बाकी क्लास के लोग भी खड़े हुए थे, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि हम तो इसके रामकथा को नहीं देख पा रहे। ये यूजलेस है या फिर यूजलेस नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पर ये शायद अपनी पोजीशन को वापस करने आएगा, लेकिन ये पोजीशन हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर 10 होली लैंड्स मौजूद हैं। सो चैंग फिर अपने मन मन में ये कह रहा था कि खुशकिस्मती की बात यही है कि मैंने की हिडन तकनीक को एडवांस हासिल कर लिया है, वरना यहाँ पर सारे लोग मेरी की के बारे में जानते तो यहाँ पर मुझे जिंदा ना छोड़ते। कि फिर एक लड़का उसके पास आता और उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में सो चैंग ही हो ना। सो चैंग, क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ। वो भी गुस्से में था, उसके चमचे लोग भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। सूचैंग उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं जरा बराबर भी इम्प्रेस नहीं हुआ, जिससे उसका गुस्से में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वो अपने मन में गुस्से से ये कहने लग जाता है कि मेरा नाम है शो हुआ, मैं ग्रेट डिसिपल ऑफ द ग्रेट एल्डर हूँ। इसने मुझे पिछली बार हराया था और अब कह रहा है कि इसका मेरे ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा। पर ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। शो हुआ उसे कहने लग जाता है कि तुम तो एक वेस्ट बन चुके हो। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जिस पर आगे से शो चैंग उसे बताता है कि नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी की कंपनी देने के लिए आया हूँ। शो हुआ हैरान था और ये कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर भला किसी कंपनी देने के लिए आ सकता है। और बाकी डिसिपल भी काफ़ी हैरान थे और ये कहने लग जाते हैं कि टेस्ट स्टोन की तरफ ज़रा देखो, क्योंकि वहां पर टेस्टोन के पास कोई और नहीं बल्कि जाओसियो खड़ी हुई थी। उसका लेवल काफ़ी हाई था, तो वो स्टोन काफ़ी ब्राइट कर रहा था और लोग उसे देखकर हैरान हुए हुए थे। इसी तरह अब उसका लेवल इंक्रीज करता जाता है और लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये तो सेकंड इननेट ताओ बाडी तक पहुंच गई है। लेकिन नहीं, देखो, वो तो इननेट ताओ बाडी तक पहुंच गई है। वो अपनी जगह पर उनकी सेक्रेटरी तो खड़ी हो गई थी कि एडर लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि एक और सोचेंगे यहाँ पर पैदा हो गई है। मुझे भी कहने लग जाता है कि इसका रेयान पहले से तो थोड़ा काम में दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, इसकी जो रोशनी पैदा हो रही है वो काफ़ी तेज़ है। सैक लीडर हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी थी, बाकी लोग भी हंस रहे तो कहने लग जाते हैं कि लगता है कि उस होली लैंड में एक और ताउस बॉडी मौजूद है। शू हुआ मन ही मन में कहता है कि क्या यही वो पर्सन है जिसकी सोचंग बात कर रहा था कि वो उसके साथ आया है। लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही वक्त में दो ताउस आपस में कैसे मिल सकते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। और ऊपर से मैं यहाँ का सीनियर ब्रदर भी हूँ। ये जो सिस्टर यहाँ पर खड़ी है, अगर मैं और ये आपस में पैचअप कर लें तो इससे हम दोनों काफ़ी फेमस हो जाएंगे, बल्कि मेरा नाम भी काफ़ी फेमस हो जाएगा। और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके सामने सू चैंग खड़ा था, उसे साइड पर देखा तो कहने लग जाता है कि ट्रैश, तुम मेरा रास्ता मत रोको, मुझे आगे जाने दो। और मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे जूनियर सिस्टर के साथ पैचअप करने को चेज करना होगा, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। जबकि वो भी ये कहने लग जाता है क्या मैं यहाँ पर मैजिक का यूज करूँ, इसे सबक सिखाऊं। कि इतने में हम जावतियों को देखते हैं जो कि वहां पर स्टोन के पास खड़ी थी। तभी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से अपने मास्टर के करीब आकर खड़ी हो जाती है। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी और वो हुआ को ये कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर सोचैंग की तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। वो उसने वहां पर फार्मेशन भी बना ली थी। उस फार्मेशन को देखने के साथ ही शोवा काफी हैरान हो गया था। बाकी के एल्डर लोग अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, सभी के सभी काफी हैरान होते हैं और ये कहने लग जाते हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सोचैंग के साथ आई है। फॉर्मेशन की वजह से शो हुआ नीचे की तरफ गिर गया था। फिर वो अपनी जगह पर खड़ो होकर ये कहने लग जाता है कि सो चैंग, तुम एक यूजलेस बंदे हो, तुम एक औरत का यूज कर रहे हो ताकि खुद की प्रोटेक्शन कर सको। जिस पर जाओ ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि वो यूजलेस बंदे हैं। एडर लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये भला क्या कह रही है। अगर ये जो कुछ भी कह रही है ये ऐसा सच है तो ये सो चैंग आगे जाकर एक इमोर्टल किंग बन जाएगा। और अब उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकती है। वो अभी भी गुस्से में खड़ा हुआ था और वो ये कहने लग जाता है कि अगर तुम यूथलेस नहीं हो तो सू चैंग, क्यों ना फिर हम दोनों दो दो हाथ काट लें। सू चैंग आगे से फेस बनाकर कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे के लड़ने के काबिल हो। वो उससे ये कहने लग जाता है कि पहले तुम जाओ सीओ के साथ मुकाबला करो, अगर तुम इसे हरा दोगे तो फिर मेरे साथ पंगा लेने के लिए आना। इतना सुन नहीं था कि जाओ सीओ भी काफी खुश हो जाती है। जाओ सीओ उससे पूछने लग जाती है कि आप ये जो कह रहे हैं कि सेकंड राउंड में आप उसके साथ लड़ेंगे, तो वो सेकंड राउंड क्या है। इस पर ये बताने लग जाता है कि जो यहाँ पर 3 राउंड पाए जाते हैं उसकी वजह से लैंड रिक्वायरमेंट मिलती है। फर्स्ट राउंड तो क्वालिफिकेशन का है, सेकंड राउंड में उस जगह को चूज करते हैं। वहाँ पर हमें चैलेंज दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट किया जाता है। जो कंप्लीट करेगा वही जीतेगा, जो नहीं कंप्लीट करेगा वो हार जाएगा।
जाओसी उसकी बात सुनते हुए कहती है कि ये जो बंदा आपके साथ ग्रोज रखता है इसकी इंटेंशन बहुत ही गलत है, क्या ना मैं इसे मदद चखाऊं। वो कहने लग जाता है कि वैसे दिखने में तो वो तुम्हें थोड़ा सा वीक दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ कि तुम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती। तुम ज़रूर उससे अच्छी होगी इमोरल मेथड में, लेकिन स्पिरिचुअल मेथड में वो तुमसे काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। लाउसी उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहती है कि सूचेंग तुम तो मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो। सूचेंग उसे कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। वहाँ पर बैठे हुए सारे एल्डर की तरफ देखते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन सभी लोगों से जो निपटना है, तमाम के तमाम लोग मेरे दुश्मन हैं। फिर वो उन्हीं के पास बैठी हुई सेक्रेटरी की तरफ देखे जा रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हो। कहने लग जाते हैं कि तुम उस औरत की तरफ क्यों देख रहे हो। सू चैंग झाओ को बताने लग जाता है कि वही तुम्हारी फ्यूचर में मास्टर होने वाली है, इसलिए मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। शियाओ जून जैसे ही सू चैंग की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में काफ़ी हसरत हुई कहने लग जाती है कि सू चैंग तुम तो सच में वापस आ गए। सू चैंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जो पार्टी का पहले वाला ऑनर था ना, मुझे नहीं पता कि शियाओ जून के साथ उसने क्या किया, लेकिन मैं इन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था तो सो चैंग साहब को कहने लग जाता है कि तुम्हें सेकंड राउंड के लिए तैयारी करना होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें बहुत कुछ सीख जाओ। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इम्प्रेस ये बात सुनते हैं तो वो भी फेस बनाकर ये कहने लग जाते हैं कि क्या ये हमें लड़ने के लिए कह रहा है। जब वो लड़ने के लिए जा रही थी तो पीछे से ये कहने लग जाता है कि आज मैंने देखा कि ये कितनी ज़्यादा जेलस फील करती है, इस तरह तो ये हर औरत को अपने दुश्मन बना लेगी। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो। सैक लीडर अब अपनी जगह पर खड़ी थी और ये कहने लग जाती है कि चांग चैंग क्या तुम ठीक हो। चांग चैंग वहाँ का ग्रेट एल्डर था और वो भी ये कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ। ग्रेट एल्डर फिर सो चैंग के पास जाकर उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ से जिस किसी को निकाल दिया जाता है फिर उसे नहीं रखा जाता। तुम अपने साथ एक लड़की को लेकर आए, तुम चाहते हो कि तुम ये सेक्ट दोबारा ज्वाइन करो। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी अप्रेंटिस वगैरह हैं वो सारे के सारे फजूल हैं, बेकार हैं, वेस्ट हैं। ग्रेट एल्डर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि सोचें क्या तुम क्रेजी हो चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो डिसिपल है वो ज़रूर कुछ स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अगर हमारे डिसिपल शो की बात करें तो वो भी स्पिरिचुअल मेथड में काफ़ी आगे है। मैं देखता हूँ कि वो इसका कैसे मुकाबला करती है। सूचेंग आगे जाकर बैठकर एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठा था तो ग्रेट एल्डर ये कहने लग जाता है कि मैं भी देखूंगा कि वो लड़की कितने पानी में है और क्या क्या चीज़ें कर सकती है। फिर एक एल्डर सो के पास आता है और जाओसी को ये कहने लग जाता है कि तुम कौन सा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं सुप्रीम सवार सेक्ट को ज्वाइन करना चाहूँगी। कि उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर वो आ जाता है। कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जाओसी कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अब बकवास बंद करते हैं और फिर दो दो हाथ करते हैं। उसकी इतनी बात सुनने के साथ ही हुआ ने अपनी सवार निकाली तो कहने लग जाता है कि सोचा बस तुम मेरा वेट करो, ये तुम अपने साथ कंपेनियन को लेकर आए ना, ये भी एक ट्रैश ही होगी, इसे मैं जल्दी हरा दूंगा। और वहां पर उसने थ्री दाव सवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसे देखने के साथ वो कहने लग जाती है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है, ये बोला यहाँ पर इसका कैसे यूज कर सकता है। क्योंकि वो उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें हारने से डर लगता है, इसलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं करना चाहते। तो आगे से वो अपनी एम्प्रेस को ये कहने लग गई थी कि लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। तो एम्प्रेस कहती है कि हाँ, लग तो ऐसे ही रहा कि ये तुम्हें मारने का इरादा रखता है। और उसकी इम्प्रेस उसे बताने लग जाती है कि धीरे धीरे सवार तकनीक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, तो उसके बारे में जो कुछ जानते हो तुम्हें मैं बता दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके लूप होल्स को और सोल्यूशंस के बारे में खुद ही डिसाइड करना होगा। जिस पर झांसी कहती है कि ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो थ्री सवार तकनीक के बारे में जितना भी इम्प्रेस के पास नॉलेज था वो सारा का सारा नॉलेज उसके अंदर डाल देती है और उसे अब सारा इसके बारे में पता चल चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो काफी कुछ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि इससे जाओसियो का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाओसियो के पास इसका नॉलेज आ चुका था और इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक को नाकाम करके उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। जैसे ही हुआ पीछे हटा था वो ये कहने लग जाता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस डे को कैसे नाकाम कर दिया, क्योंकि एक जीनियस मॉन्क जो कि पीक ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग का होता है वो भी इसे कैच नहीं कर सकता, लेकिन इसने कैच कर लिया। इम्प्रेस यही कहना लग जाती है कि अगर तुम्हारी बात की जाए, तुम्हारे पास प्योर ब्लड है, तुम्हारे पास एक्सीलेंट टैलेंट है और ऊपर से मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं सही से यूज़ नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता कि सामने वाले को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सू चैंग जो कि साइड पर बैठा हुआ था तभी वहां पर जैसे अपनी पावर रिलीज करता है, उसके इर्द गिर्द जितने भी डिसिपल लोग थे ना, कुछ गिरते हैं कुछ वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो भी बैठा हुआ अपने मन ही मन में ये कहना लग जाता है कि जो इम्प्रेस बाय है ना, उसने 3D सवार तकनीक के बारे में जावसियो को सब कुछ बता दिया, ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई। वो वहां पर बैठा था, पावर रिलीज कर रहा था। कुछ लोग तो उसे देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन कुछ लोग उसे देखकर काफी खुश हो गए थे।
वो भी वहाँ पर बैठा हुआ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मुझे सब कुछ रियलाइज़ हो गया। बाकी लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि इसे भी सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि ये यहाँ पर बैठा हुआ था। ये शो हुआ कि मूव्स देख रहा था और शो हुआ कि मूव देखने के साथ ही इसने 3 डेज़ अवार्ड्समैनशिप के बारे में सब कुछ सीख लिया। ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कोई आम बंदा नहीं हो सकता बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी हैरान थे। ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये वो बंदा है जो कि हर चीज़ के बारे में जान लेता है। खैर इस सब कुछ सीखने के साथ ही वो झाओसियो को ये बताने लग जाता है कि झाओसियो, अब मुझे थ्री डेज सवार तकनीक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है कि इस सब की वजह से उसने अपनी सवार्समैनशिप खो दी है। झाओसियो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। अब मैं लोगों को दिखा दूंगी कि जो कोई भी सूचेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं क्या करती हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शू हुआ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और अपनी सवार निकालते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उससे मुझे जरा बराबर भी शर्म नहीं आ रही। अब तुम मेरी अपनी सवार की पावर देखना। ये देखते साथ ही सो चैंग जाओ सेओ को ये कहने लग जाता है कि ये जो 3 डेज ऑफ सवार्समैनशिप है ना, ये तो आज स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। जब उसके सही तरीके पर तुम अटैक करोगी तो हो सकता है कि उसके अटैक नाकाम हो जाए। उसकी ये बात जाओ सियासी से समझ गई थी। जाओ अब सीधा जाकर उसी के वीकनेस पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये देखने के साथ हुआ काफ़ी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आखिर इसके फ्लास के बारे में कैसे पता चला। वो अभी भी उसका भरपूर तरीके से मुकाबला किए जा रही थी और ये सब कुछ देखने के साथ हुआ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस ब्लाइंड कैट के पास कुछ तो ऐसा आ चुका है जिसकी वजह से ये मेरी कमजोरियों के बारे में जान चुकी है। सो चैंग ये देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि इसकी स्वॉर्ड की पावर वीक होती जा रही है और स्पिरिचुअल पावर भी एक जगह पर नहीं ठहर रही। उसे एडजस्ट करने में से काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है और ये काफ़ी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जल्दी हार जाएगा। जाओ अब इस फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। जब उसके पास एक अच्छा मौका होता है इसी के साथ ही वो हुआ को एक ज़ोरदार किक दे मारती जिसे बर्दाश्त कर पाना हुआ के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। वो पीछे हट ही रहा था कि तभी ही जाओ उसके ऊपर अब हर तरह से अटैक करने लग जाती है। उसने कैंडल ड्रैगन का इस्तेमाल किया था, गो टू द स्टार्स का इस्तेमाल किया था और बाकी भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो उसे जितना नुकसान पहुंचाना चाहती थी उतना नुकसान पहुंचा रही थी। और इन सारी तकनीक की वजह से अब हुआ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसमें से काफ़ी सारा ब्लड बाहर निकल रहा था और उसके हाथ में जो सवार थी वो भी नीचे गिर जाती है और वो भी वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो उसके साथ फाइट कर सके। फिर सू चैंग सीधा हुआ के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि देखा, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी स्पिरिचुअल पावर की वजह से तुम्हारी बॉडी में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब देखो कि मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे फ्लास के ऊपर अटैक करे और बार बार वो तुम्हें दर्द दिया जा रही है और इस दर्द को बर्दाश्त कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें सब में मज़ा आ रहा है। वो उसके करीब खड़ा हुआ है, इसकी ये बातें कहे भी जा रहा था और इसके साथ मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन उसके साथ घड़ी और साव अभी भी काफ़ी सीरियस थे। हुआ के लिए सच में अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाना काफ़ी मुश्किल था, तो वो उसके सामने झुक जाता है और उसके मुंह से भी अजीबोगरीब झागें बाहर निकल रही थीं। और वहाँ पर बैठे हुए एल्डर लोग जो कि ये फाइट देख रहे थे, जैसे ये सब कुछ देखते हैं उसी के साथ ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यही सोचेंगे जिसे उन्होंने निकाल दिया था अपने कंपेनियन को लेकर आ जाता है और यहाँ पर आकर इतना नाम कमा रहा है। फिर एडर लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि इन्होंने जिस तरह हुआ को नुकसान पहुंचाया है सबको बर्दाश्त कर पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। और ये जो यहाँ पर सवार मास्टर मौजूद है ना, लगता है कि ये सारे लॉस के बारे में जानता है और जिसके पास जो अप्रेंटिस है ये भी फ्यूचर में काफ़ी नाम कमाएगी क्योंकि इस सब की वजह से वो भी खुश था और जाओ भी काफ़ी खुश थी। वो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ उसे अप्रिशिएट किया जा रहा था कि तभी उसकी मास्टर साइड पर आकर ये कहने लग जाती है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। तो वो दोनों उसकी तरफ फोकस करने लग जाते हैं। उसकी मास्टर ये कहने लग जाती है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी किसी लड़की में इंटरेस्ट होगी। आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। इतना सुनना ही था कि ज़ाओ सीओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके मास्टर को ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि सू चैंग मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं सिर्फ इसकी अप्रेंटिस ही नहीं हूँ बल्कि मैं वो औरत हूँ जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है और इसने फ्यूचर में भी काफ़ी सारी प्लानिंग बनाकर रखी हुई है। जब से इसने सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन किया ये बस मेरे बारे में ही सोचता है। तो मासा ये बात सुनने के साथ यही कहने लग जाती है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि सू चैंग आज यहाँ पर काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था, पहले से काफ़ी स्ट्रेंज हो चुका था। तो उसकी बात सुनने के साथ ही सू चैंग हंसने लग जाता है।
लेकिन जैसा ही उसने झाओ की तरफ देखा था जो कि काफ़ी गुस्से में खड़ी थी, अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर ये मेरी मास्टर के साथ ऐसा ही बात करती रही तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और यहाँ पर मैदान जंग बन जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि दोनों के दरमियान फाइट हो। इस फाइट को रोकने के लिए वो झाओ को ये कहने लग जाता है कि पहले क्यों ना तुम जाकर रजिस्टर करवा लो, फिर ही आकर बात करेंगे। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि इन दोनों को फिलहाल सेपरेट करना ही सबसे बेहतर रहेगा। वो खैर इसके बारे में बात किए जा रहा था कि ताई किंग हॉली लैंड ली किंग सू वहाँ पर आ गया था और ये कहने लग जाते हैं कि सो चैंग अगर आप चाहें तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। उनकी बात सुनने के साथ ही सो चैंग हैरान हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर क्यानजी हॉली लॉर्ड क्यानजू भी आ गए थे और वो भी चाहते थे कि सो चैंग उन्हें ज्वाइन कर ले। याओ कुआंग हॉली लैंड से हॉली लॉर्ड ली आ गए थे और वो भी चाहते थे कि वो सो चैंग उन्हें ज्वाइन कर ले। अजूरा होली लैंड से हॉली लॉर्ड वैंगलिन भी आ चुके थे और वो भी यही चाहते थे। वहां पर खड़े हुए सारे रिसिपल लोग ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर हॉली लॉर्ड्स के आना कोई भी नॉर्मल बात नहीं होती। एक ही लॉरी लॉर्ड यहाँ पर काफी अरसे के बाद आता है, लेकिन देखो आज यहाँ पर कितने हॉली लॉर्ड्स आ गए और ये सारे के सारे ही सो चैंग के लिए आए हैं। सो चैंग भी इतने सारे हॉली लॉर्ड्स को देखने के साथ काफी हैरान था और कहने लग जाता है कि आखिर मैंने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर इतने सारे हॉली मास्टर्स आ गए। कि एक लॉर्ड आगे बढ़कर कहने लग जाती है कि सो चैंग क्या तुम ताइकिंग हॉली लैंड को ज्वाइन करना चाहोगे। तो उसकी यह बात सुनने के साथ वो हैरान था और समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इसका क्या रिप्लाई करे। कि फिर एक गंजा लॉर्ड भी उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि तुम दास ली को ज्वाइन कर लो ना। सो चैंग मैं जानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और लाइफ लॉ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसे बंदे को खो दें जो कि ऑल काइंड्स ऑफ लॉ के बारे में जानता हो। तो सो चैंग उसे कहता है कि अभी थोड़ा वेट तो करो। इन हॉली मास्टर्स को देखने के साथ ही साइड पर से और हॉली मास्टर्स आकर ये कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों साइड से हट जाओ। तुम्हें पता है ना कि सो चैंग हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है, तो तुम इसे अपना सेक्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो दोनों ही लॉर्ड्स उसकी तरफ देखते हुए ये कहने लग जाते हैं कि तुम लोग तो अभी कह रहे थे कि तुम लोगों ने इसे स्वॉर्ड सेक्ट से एक्सपेल कर दिया है, तो फिर अब तुम क्यों कह रहे हो कि ये तुम्हारे सेक्ट में है। इतना ही सुनना था कि बाकी के और लॉर्ड्स आ जाते हैं और त्यान किंग हॉली लैंड की लड़की कहने लग जाते हैं कि ज्वाइन कर लो ना, और लीप जी कहने लग जाता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो ना। और इतना ही नहीं, याओ गुआंग हॉली लैंड से भी एक लड़की आई हुई थी और वो भी उसे ये कहने लग जाते हैं कि सो चैंग तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। और त्यान किंग के लैंड से बंदा आया था और वो भी कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। सो चैंग अब इतनी सारी बातें सुनने के साथ काफ़ी हैरान, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा साइट ज्वाइन करे, और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता कि मैं लोगों को बता ही नहीं सकता कि मैं एक वेस्ट हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सो चैंग अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी हॉली लॉर्ड्स मौजूद हैं वो इसलिए मेरे लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं दोबारा से जीनियस बन गया हूँ और इन्हें अपने सेक्ट में मेरी ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा और मैंने कुछ अच्छा सा काम ना किया तो मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इतना ही नहीं बल्कि अगर जाओ सीओ को भी इसके बारे में पता चल गया कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तो मेरे लिए और भी अच्छा नहीं है, और जो मेरे साथ आगे होगा उसे मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। कि एक गंजा लॉर्ड उसके पास आकर ये कहने लग जाता है कि मेरे दोस्त तुम बताओ तुमने इसके बारे में क्या सोचा, जबकि वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने अभी क्या कहा। तो गंजा लॉर्ड ये कहने लग जाता है कि सोच अगर तुम इसके लिए एग्री कर जाओ तो मेरे पास जो 1000 मैकेनिक्स की तकनीक है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बाकी के लॉर्ड्स और लॉर्ड्स ये बातें देखने के साथ ही ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये पगला चुका है। ये तकनीक तो सिर्फ आने वाले मास्टर को ही बताई जाती है और ये इसे बताने के लिए तैयार है, लगता है कि ये हर सूरत में इस बंदे को हायर करना चाहता है। सो चैंग उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि एक मिनट मुझे सोचने का वक्त तो दे दो। बाकी के लॉर्ड्स फिर उन यही कहने लग जाते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साइड को हॉली लॉर्ड के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, हम अभी रिटायरमेंट ले लेंगे और ये डील इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ तो फेरी वेपन देने के लिए भी तैयार थे। जाओ साइड पर खड़े हो ये सब कुछ देख रही थी, उसका गुस्सा बढ़ जाता है, ये कहने लग जाता है कि मैं जानती हूँ कि सो चैंग मेरा पहला प्यार है और सिर्फ आखिरी प्यार है। ये लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी इम्प्रेस कहती है कि फिलहाल तुम देखते जाओ कि सो चैंग आगे करता क्या है। इम्प्रेस उसे ये भी कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी से की जाए, तुम्हें अच्छे से टीचर ढूंढ कर दे दी जाए। तो वो भी कहती है कि हाँ तुमने ये बात तो सही कही है, सो चैंग मेरे लिए अच्छी सी टीचर ही ढूंढेगा।
सारे लॉर्ड्स इस बात को लेकर अभी भी झगड़ रहे थे, तो सू चैंग उन्हें कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक लॉर्ड उसे ये बताना लग जाती है कि हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे सेट को ज्वाइन कर लो, क्या ये तुम्हें अच्छी बात नहीं लगी। सो चैंग उन लॉर्ड को ये कहना लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर लूँ, तुम सभी लोग इसके लिए अच्छी सी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन इसको चॉइस मैं ही करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो एक लॉर्ड फिर पूछ ही लेता है कि हाँ तुम ही बता दो कि तुम्हें किस सेक्ट को ज्वाइन करना है, और सभी लोग काफी एक्साइटेड थे, वो जानना चाहते थे कि ये किस सेक्ट में जाना चाहता है। तो सू चैंग उन्हें बता देता है कि मैं सुप्रीम सपोर्ट सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो एक लाड़ ये बात सुनने के साथ ही ये कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा तुम क्यों चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि उन्होंने तुम्हें अपने स्कूल से एक्सपेल कर दिया था, फिर भी तुम उन्हें ही ज्वाइन करना चाहते हो। सो चैंग उन्हें कहने लग जाता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि स्वॉर्ड सेक्ट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, मैं उनसे जुदा नहीं हो सकता। इम्प्रेस उसकी ये बात सुनने के साथ ये कहने लग जाती है कि लगता है कि सू चैंग जो भी कह रहा है अच्छा ही कह रहा होगा, जबकि ये सब कुछ देखने के साथ ही तो वो फिर भी कहने लग जाती है कि सू चैंग सच में मुझसे प्यार करता है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसा पहले हुआ करता था। जबकि सू चैंग अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और ये कह रहा था कि फिलहाल मैं स्वॉर्ड सेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ, तो वहाँ पर एडजस्ट करना आसान होगा, और ऊपर से मैं ये भी नहीं चाहता कि बाकी लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल जाए, तो ये मेरे लिए अच्छी डील होने वाली है। और स्वॉर्ड सेट के लोगों को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी सेट के लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। और वो उसके पास आकर ये कहने लग जाते हैं कि हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा भला किया था ना, तुमने उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, और देखो आज तो हम दोबारा से स्वॉर्ड सेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए, हम इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा, हम तो अभी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। बाकी के एल्डर जो कि उसे अपने सेक्ट में रखना चाहते थे, वो भी ये सब कुछ देखने के साथ खुश हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि वेल जो कुछ भी यहाँ पर हुआ काफ़ी अच्छा हुआ, फिलहाल तो हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। और गंजा लॉर्ड भी वहाँ से जाते हुए ये कहने लग जाता है कि सो चैंग तुम्हें तो यहाँ पर सारे लाश के बारे में भी पता है, इस बात को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग जा ही रहे थे कि उन्हीं में से फिर एक लड़की ये भी कहने लग जाती है कि अगर आज की बात की जाए तो इसने जैसे हुआ को हराया, यहाँ पर इसने अपनी इज्जत दोबारा से कमा ली, ये लोग उसे एक बार बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि देख भी नहीं सकते थे, लेकिन आज देखो इसकी आवाज़ सुनने के लिए सभी लोग बेताब हैं। तो गंजा लाड ये कहने लग जाता है तो इसमें भला क्या बुरी बात है, वो चाहता है कि उसकी पोजीशन दोबारा आ जाए, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनने के साथ ही लॉर्डेस ये कहने लग जाती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ हॉली लॉर्ड का ही प्लान होगा, अब हम सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं कि उसके ज़हन में क्या चल रहा है। जबकि सोचेंग अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वेल अब कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं यूजलेस पर्सन हूँ, अगर मैं मॉन्क्स के हाथों लग जाऊँ या फिर मैं वुल्व्स के हाथों लग जाऊँ, वो भी एक लैम्प की तरह, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अपने यंग मास्टर को देखने के साथ भी ये भी कहने लग जाता है कि मैं चाहता तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे तुम्हें हक तो करना ही होगा। कि यंग मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो सीधा जाओसियो के पास जाकर ये कहने लग जाते हैं कि मिस जाओ आप यहाँ पर आई, हमारी खुशी में और ज़्यादा इजाफा हो गया, अब आप यहाँ पर आइए और अपनी आइडेंटिटी को रेगुलेट कर लीजिए। जिस पर जाओसियो काफ़ी खुश हो जाती है और सूचैंग को कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगी, तो वो कहता है कि यह तो अच्छी बात है, तुम जल्दी वापस आना। उसके जाते साथ ही पीछे से अब सू चैंग की मास्टर आ जाते हैं और ये कहने लग जाती है कि मैं अब जान चुकी हूँ कि तुमने इन सब के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तुमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ताकि यहाँ पर तुम दोबारा काउंसिल के सामने आ सको और एल्डर्स को दिखा सको कि तुम कितने काबिल हो। उसकी बातें सुनने के साथ सू चैंग मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं तो यहाँ पर झाओसियो का इस्तेमाल करके सुप्रीम सवार सेट का जो ड्रेयर है उसे हासिल कर लूँगा। जबकि मास्टर आगे बढ़कर उसके माथे पर फिंगर रखते हुए कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो, तुमने तो मुझे भी इसके बारे में नहीं बताया जो तुमने प्लान बनाया। मास्टर की ये हरकतें देखने के साथ ही वो हैरान था और ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मास्टर तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसकी मास्टर ये भी कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, वो बिल्कुल अच्छी हैं, तो मुझे एक डिसिपल से और कुछ नहीं चाहिए। कि एक बंदा आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि लॉर्ड मास्टर मेरे पास एक चीज़ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि हाँ पूछ लो। तो वो ये पूछने लग जाता है कि ये सवार डैमरियो कहाँ चला गया, अब वो कहाँ पर है। उसकी ये बात सुनने के साथ सोचेंगे हैरान हो जाता है।
और इसी के बारे में मास्टर भी पूछ लेते हैं कि मुझे बताओ कि तुमने इसको के साथ कैसे डील किया। तो आगे उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो इससे कैसे बताए कि उसने इन सब के साथ कैसे डील किया। उसके मास्टर के मन में भी यही सवाल था कि अगर सवार्ड एम्ब्रियो ने यहाँ पर इसे पहचान लिया है तो ये उसे मास्टर के तौर पर चूज कर लेगी और इससे तो इसका मोमेंटम भी बन पाएगा। और वो बंदा भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर सवार्ड एम्ब्रियो उसके पास मौजूद है तो इससे हमारे सेक्ट की रौनक और भी बढ़ जाएगी। उनकी ये बातें सुनने के साथ ही आगे वो बता देता है कि उसे तो मैंने जाओ सीओ को दे दिया। तो उसके मास्टर और साथ खड़ा हुआ बंदा हैरान हो जाते हैं। मास्टर ये कहने लग जाती है कि तुमने क्या कहा कि तुमने अपने सवार एमरी और अपनी रिसिपल को दे दिया। सू चैंग उन्हें बताने लग जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवार एम्ब्रियो ने उसे अपने मास्टर के तौर पर चूज़ किया था। ये तो उसके साथ हार्ट के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो तुम्हें इसके बारे में फ्यूचर में भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये सारी बातें जैसे उन्हें बताई थी कि अब उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं बचे थे। कि फिर वो मास्टर ये कहने लग जाता है कि वेल वो जैसा कि हमारे ही सेक्ट की डिसिपल बन चुकी है, तो सवार्ड एम्ब्रियो उसके पास है, तो उसका मतलब है कि वो फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सो चैंग तुमने अच्छे डिसिपल को चूज किया। और उसकी मास्टर मन मन में ये कहने लग जाती है कि इसके पास तो इतनी टेरिफाइंग पावर है और क्या सवार्डमैनशिप टैलेंट इसने अपने बलबूते पर खड़ा किया। मुझे नहीं पता कि अब इसके पास और ज़्यादा पावर है। कि फिर झाओसियो भागते भागते आ जाती है, कहने लग जाती है कि अब तुम और मैं सेम ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सोचें कहने लग जाता है कि ये तो अच्छी बात है। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ऐसे यहाँ पर मेरी सेफ्टी बिल्कुल तुम्हारे ही हाथों में है। फिर वो ये कहने लग जाता है कि मास्टर अब हमारे जाने का वक्त हुआ चाहता है, तो आप इजाज़त दीजिए। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है ज़्यादा देर तक यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। उसकी मास्टर ये कहने लग जाती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी सिलेक्शन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हो, लेकिन तुम लोगों का काम हो गया, तुम लोग जा सकते हो, घर जाकर आराम करो। और मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ये तो प्ले बॉय होने के बारे में काफ़ी मशहूर था, लेकिन यहाँ पर तो इसने अच्छा काम कर दिखाया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जबकि सबकी वजह से कोई और खुश हो ना हो। जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो ये कहने लग जाता है कि अब हमें वापस जाना होगा, तुम मेरे साथ चलो। और उसने जिस तरह उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसके साथ चिपक रही थी, सबकी वजह से सू चैंग को काफ़ी शर्म आ रही थी और वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन इस सब से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये कहती है कि तुम तो मेरे फैंसी हो ना। और उसे ये भी कहने लग जाती है कि तुमने तो कहा था कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, तुमने ऐसे ही कहा था ना। उसके बाद होने के साथ सोचें कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम दोनों चलते हैं। उसकी माँ से थोड़ा सा आगे गई थी, उसे ये बताने लग जाती है कि जैसा कि तुम अब वापस से अपने सीधे ब्रदर का स्टेटस हासिल कर चुके हो, तो मैं सेट के जाकर लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ कि तुम दोबारा वापस आ चुके हो। सू चैंग कहीं कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उसकी माँ से कहने लग जाती है लेकिन चैंग चैंग को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सू चैंग ये कहने लग जाता है कि तुम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं अपनी रेपुटेशन खुद कमा लूंगा। अगर यहाँ पर तुमने उन्हें बताया कि रेपुटेशन मैंने कैसे हासिल की, उन्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब वो खुद अपनी नज़रों से देखेंगे तो खुद ही मेरी रेपुटेशन के बारे में जान जाएंगे। और अगर यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लाइंड डिसिपल्स ने मुझे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता लोगों को मेरे बारे में पता चले। इम्प्रेस ये बात सुनने के साथ ही ये कहने लग जाते हैं दाल से तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गई। तो वो तो ये कहने लग जाती है कि ये ज़रूर तुम्हारा एक बहाना है, मैंने सही कहा ना। तो सोचेंगे उसकी बात सुनने के साथ हैरान हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओसियो ने जैसे ही उससे वो सवाल पूछा था, इसी के साथ ही वो हैरान हो गया था। लेकिन बाद में खुद ही जाओसियो ये कहने लग जाती है कि चैंग चैंग बस मुझे वापस जाना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। तो उसकी ये बात सुनने के साथ सू चैंग मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि शुक्र है आज तो मैं बच गया। फिर वो झाओसियो को कहता है कि तुम्हें पता है कि इम्पोर्टेंट फिलहाल हमारे लिए क्या है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे बताओ कि क्या है। सूचेंग उसकी बात सुनने के साथ ही फिर एक साइड पर चल देता है और वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लग गई थी। सूचेंग उसे बताता है कि हमें यहाँ पर लोकी का इस्तेमाल करना होगा। मन ही मन में ये कहने लग चाहता कि अगर हमारी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डिसिपल चैलेंज करने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहता था। उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसकी मास्टर और जाओसियो दोनों हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाती हैं कि हमें नहीं लगा था कि सू चैंग के पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो डिसिपल अवेयरनेस के बारे में अच्छे से जानता है। वो दोनों तो इसके बारे में खड़ी होकर खुश हो रही थी, जबकि वो रो रहा था और मन मन में ये कह रहा था कि फिलहाल तो विलन बनना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास तो इतनी पावर ही नहीं है।
सो चैंग की मास्टर जाओसियो के पास आकर ये कहने लग जाती है कि ये जो दाशिंग सवार कल्टीवेटर होता है ना, वो थाउजेंड ऑफ माइल्स को कट कर सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है, लेकिन वो ज़ाया नहीं करना चाहता। और वैसे भी तो मान ने आगे जो जाना है वो रोड काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसकी ये सारी बातें जाओसियो समझ गई थी। और ये देखने के साथ ही वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये फ्यूचर में इम्प्रेस बनने वाली है, वो भी सवार सेक्ट की। और इसने छोटी लड़की पर अपना पूरा फोकस किया। मैं तो उसके बारे में सोचकर ही काफ़ी खुश हो गया। सो चैंग अपनी मास्टर को कहता है कि मास्टर जाओसियो ने अपना जैसे कि पहली बैटल जीत लिया, तो इसे अब रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है तो हमें फाइनल स्टेज की तैयारी करना होगी। वो तो मन में यही कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, अपने रूम में बैठना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जबकि जाओसियो खुश हो रही थी और ये कह रही थी कि ये तो मेरे बारे में सोच रहा है, ये तो मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है, उसे क्या पता था कि ये क्या सोच रहा है। मास्टर अपने मन ही मन में कहने लग जाते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खुद को यहाँ पर न्यू कमर कह रहा है। और फिर कहती है कि ठीक है, तुम दोनों जाओ और रेस्ट करो, जैसे ही यहाँ पर कोई काम करने वाला लायक होगा तो मैं बंदे को भेज कर तुम दोनों को बुलवा लूंगी। सू चैंग सुनने के साथ ही कहता है कि चलो जाओसियो, हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तभी गेट पर पहुंचते हैं कि आगे से शो वो आया खड़ा था। उन्हें देखने के साथ ये मन मन में ये कहने लग जाता है कि आखिर ये अब यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि बॉस से और पंगा नहीं ले सकता था। जबकि शो हुआ अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि इसके साथ फाइट करके मुझे काफी मजा आया, और ऊपर से इसने मेरी इंसल्ट भी नहीं की और मेरी इज्जत भी बचा ली। उसे जाता हुआ देखकर पीछे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। ये कहने लग जाता है कि सीनियर, मैं तो आपके जितना बिल्कुल भी काबिल ना बना, आप सच में महान हैं। सो चैंग रोम में पहुंच गया था। वहाँ से साथ ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि अब मैं यहाँ पर आराम कर सकूंगा, आज की वजह से मैं काफ़ी थक गया। फिर बाहर उसे शोर सुनाई देने लग जाता है और उसके बाद उसके पसीने छूट कर ये कहने लग जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा नाच लगता है कि वर्चुअल बॉस अब स्टार्ट हो चुका है। फिर जाओसी उसके पास आ गए, उसकी गोदी में बैठ जाती है। तो देखकर वो शर्मा गया, तो कहता है कि जाओसी हो, तुम यहाँ पर आ गई। और वो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ एक आम सा इंसान हूँ, तुम मुझे इस तरह टेस्ट करना बंद कर दो। आखिर मैं कब तक खुद को इस तरह रोक पाऊंगा, और ऊपर से तुम फ्यूचर इम्प्रेस हो तो मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। जाओसियो मन में ये कहने लग जाती है कि एक इंसान उस वक्त शर्माता है जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके वो करीब बैठी है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। मेरा फियांसे भी मुझसे काफ़ी शर्माता है, लेकिन आखिर ये कब तक शर्माता रहेगा। वो एक्टिंग करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो कहता है कि क्या हुआ, तो कहने लग जाती है कि लगता है कि मुझे नींद आ रही है। सो चैंग उसे उठा लेता है, कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें बेड तक पहुंचा देता हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट करना। तो वो कहती है कि ठीक है। तो ये देखने के साथ ही वो आगे से कहने लग जाते हैं कि सो चैंग, तुम तो सच में काफ़ी काइंड निकले हो, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी ये कहने लग जाता है कि तुम अभी आराम करो, जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। और वहाँ से जाते हुए वो खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। ये कहने लग जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे सामने है लेकिन फिर भी मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे ही वो बाहर गया था, इसी के साथ ही वो पीछे से उठ जाती है और ये कहने लग जाती है कि उसने तो सच में मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया और उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इम्प्रेस भी ये कहने लग जाती है कि तुम आखिर क्या सोच रही, तुम्हें पता ना कि सोच है कि काम बंदा नहीं है, बल्कि जो उसकी सोच है वो सुपीरियर हो चुकी है, और ये जो तुम उस पर ट्रिक आजमा रही थी वो ट्रिक में नहीं फंसने वाला। फिर वो बेड पर लेट जाते हुए कहने लग जाती है कि आखिर उसने पीछे क्यों है खुद को हटा लिया, यही वजह है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है। इम्प्रेस भी उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो डरता हो, और वो तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो तुम्हारे बारे में अच्छे से सोचता है। और वैसे भी फ्यूचर में जब तुम सुप्रीम सवार्ड के लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तो फिर तुम दोनों ने साथ में ही प्रैक्टिस करनी है। तो तुम अभी इसके के बारे में ना सोचो और काम के बारे में सोच लो। वो भी खुश होकर कहने लग जाती है कि चाहे अभी या बाद में, फिर तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सूजंग अपने रूम में बैठकर अब ध्यान लगाना शुरू कर देता है। फिर जैसे वहाँ की जगह को देखता है तो उससे वो काफ़ी खुश हो गया था। और ये मास्टर उसके कहने लग जाते हैं कि चैंपियन, लगता है कि तुम्हें सेक्ट से काफ़ी प्यार है। और वहाँ पर खड़ा मास्टर भी ये कहने लग जाता है कि मैं इसकी वजह से इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा सीनियर ब्रदर भी है। और यहाँ पर इतनी देर रहने के साथ ही ये इन चीज़ों से बोर हो गया, लेकिन कभी इसने ऐसा नहीं जताया कि ये यहाँ पर बोर हो गया। और सोचेंगे अपने मन मन में ये कहने लग जाता है कि वेल, मैं तुम लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि पिछले 10 सालों के साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसकी मास्टर आते कहने लग जाती है कि चैंग, क्या तुम्हें उस हैंडीमैन डिसिपल के बारे में याद है जिसे तुमने खरीदा था। तो वो कहता है कि क्या मैंने ऐसा भी कोई काम किया था। तो उसकी मास्टर बताने लग जाती है कि जो तुमने डिसिपल को ब्रॉड किया था ना, तो उसकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाई, उसने उसे अचीव नहीं किया और उसके मास्टर भी मार गए थे। और जैसा कि उसके पास मास्टर नहीं है, तो हमारे सुप्रीम सवार्ड सेक्टर में उसका प्रैक्टिस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
सू चैंग कहने लग जाता है कि हाँ, और कल्टीवेशन इमोर्टल्स के यहाँ पर जितनी भी दुनिया है ना, उसके लिए काफ़ी करोड़ बन जाएगी, तो तुम लोग उसे किसी इमोर्टल वर्ल्ड में भेज दो। तो इस पर वो कहती है कि ठीक है, हम भी ऐसा करने का ही सोच रहे थे। सू चैंग इसके बारे में बात कर रहा था कि तभी फिर उसे कुछ झलकियाँ आने लग जाती हैं और वो वहीं पर हक्का बक्का खड़ा हो गया था। उसे वही डिसिपल याद आने लग गई थी। जब उसकी बोली लगाई जा रही तो बोली लगाने वाला बंदा ये कह रहा था कि खैर ये तो और किसी काम नहीं आ सकती, लेकिन खूबसूरत दिखती है, इसका फिगर भी काफ़ी खूबसूरत है, तो उसकी बोली लगा दो। और वहाँ पर खड़े हो सभी लोग उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी बोली 10 से स्टार्ट हुई थी, कुछ 10 टाइल्स देता है, कुछ 15, कुछ 20। सो चैंग भी वहीं पर आया हुआ था और उसने उसके लिए 500 टाइल्स लगाई थी। फिर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें इमोर्टल गेट लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें पर्सनली टीच करूंगा। तो उसे उस पर भरोसा था, तो उसके साथ चल पड़ती है। और वो लड़की फिर हमें ये बताने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, मेरे लिए बेनिफैक्टर के तौर पर काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये वहां पर जाते साथ ही उससे मारना पीटना शुरू कर देता है। और सू चैंग उससे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आऊं कि मुझे तुम्हारी परवाह है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे डिसेबल बनने के लायक भी नहीं हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम दूसरे लोगों के पास जाओ, क्योंकि तुम उन्हें पसंद आ गई थी और यही तो मेरा काम है। और वो लड़की ये बताने लग जाती है कि ये मेरा ही ड्रीम था कि वो मुझे रिसिपर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो एक विलन था जो कि बाकी सारों को प्ले थिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो मुझे सवार सेक्ट में छोड़कर चला गया था, उसके बाद जो भी ह्यूमिलेशन हुई उसका जिम्मेदार वही है। और इसी की वजह से उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। उसके पास भी कोई नहीं था, उसका जो मास्टर था वो भी मारा जा चुका था। और मास्टर की टॉम के पास खड़े होकर वो ये कहने लग जाती है कि मेरा नाम शैन रूयान है और मैं यहाँ पर आज से कसम खाती हूँ कि मेरा सवारी मोटरसाइकिल से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक और भी प्रॉमिस करता हूँ, वो प्रॉमिस यही है कि वो कुत्ता अगर मुझे कहीं भी फ्यूचर में नज़र आ गया तो उसे मैं मार दूंगी। सो चैंग को अब शैन के बारे में याद आ गया था और वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे उसके बारे में याद आ गया, लेकिन उसी के साथ उसके पसीने भी छूटना शुरू हो गए थे। और 3 सालों के बाद ही वो इनविंसिबल डीमन लॉर्ड बन गई थी और इसी के साथ ही वो चाहती है और वहीं पर उसे मार देती है। इसी के साथ ही यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू चैंग को जैसे मालूम हुआ था कि एक और लड़की उसे मारने के लिए तुली हुई है, तो वो यही कहता है कि सू चैंग असली बॉडी के ओनर, तुमने ऐसा क्यों किया कि हर कोई तुम्हें मार रहा है। और वो खुद को ही समझाते हुए यही कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने एक इनोसेंट सी लड़की को इतना कैसे मजबूर कर दिया और उसे इतना कैसे जलील किया। वो खुद से इसके बारे में बातें कर रहा था कि चीफ साइड से गुजरते हुए ये कहने लग जाती है कि मैं शू हुआ को सेंड करती हूँ ताकि शैनरो यान को वो यहाँ से दूर भेज सके, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट हमें चाहिए। शैनरो यान का नाम सुनने के साथ ही शू चैंग यही कहता है कि एक मिनट मास्टर, आप रुक जाइए, अभी कहीं मत जाइए। उसकी मास्टर हैरान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और इसके साथ ऐसा क्या गलत है। सो चैंग उसे कहने लग जाता है कि मास्टर, मैंने इसके बारे में कुछ और सोचा है, आप फिलहाल उसे मत निकालिए। और मन ही मन में कहता है कि अगर हमने उसे निकाल दिया तो फिर हम लोगों की खैर नहीं। मास्टर हैरानी से उसे कहती है कि हाँ बताओ कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। सो चैंग उसे कहता है कि आपको तो पता ही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनमें बाद में एबिलिटी आती है, मुझे लगता है कि उसमें भी एबिलिटी बाद में आ जाएगी, ये ना हो कि बाद में हमें पछतावा हो। उसकी मास्टर कहती है कि तुमने ये बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम्हें लगता है कि आगे जाकर ऐसा ही होगा तो फिलहाल मैं इस मैटर को दूर रखती हूँ, तुम भी जाकर इस मैटर को संभाल लो। और ये सुनने के साथ वो भी खुश हो गया था और कहता है कि अभी मुझे वो इमेज नज़र नहीं आई जहाँ पर सॉन्ग मुझे मारने के लिए आ रही थी, लगता है कि ये मैटर सॉल्व हो चुका है। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद वो खुद से कहता है कि मुझे अब शैन के पास जाना होगा और उसके इसके बारे में बात करना होगी और जो भी मुसीबत है उसे दूर करना होगा, वरना 3 सालों में हम सभी लोगों की खैर नहीं होगी। वो इन्हीं की बातों के बारे में खड़ा सोच रहा था। जाओसियो उसके पास आती है और कहती है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। सूचेंग उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल मुझे काम है तो मुझे जाना होगा और यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं, तुम उन्हीं में से किसी एक को चूज़ कर लो और जो भी बाकी के काम रहते हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लो। जाओसियो उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने कहा कि मैं कोई भी रूम चूज़ कर सकती हूँ, तो वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ही कहा है। जाओसियो कहती है तो फिर तो मैं तुम्हारा ही रूम पिक करूंगी, क्या वह मैं पिक कर सकती हूँ। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी।
दूसरी तरफ हम सोंग रूयान को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के रूम के बाहर खड़ी थी जो कि मर चुके थे, और वो यही कहती है कि मास्टर जैसा कि आप मर चुके हैं अब मैं अकेली रह गई हूँ। कि तीन लड़कियां दरवाजा खोलती हैं और अंदर आते साथ ये कहने लग जाती हैं कि शैन रूयान तुम्हारे मास्टर मारे जा चुके हैं और अब से उनका ये रूम हमारा हुआ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। शैन रूयान उन तीनों लड़कियों को यही कहने लग जाती है कि ये मेरी मदर इन लॉ की रेजिडेंस है, तो इसलिए तुम ऐसे ही आकर इस पर कब्जा नहीं कर सकती। उन तीनों में से एक लड़की आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। और वो लड़कियां उसे ये भी बताने लग जाती हैं कि शैन रोयान क्या तुम्हें पता है कि सीनियर ब्रदर भी वापस आ चुका है और वो भी तुम पर जरा बराबर रहम नहीं दिखाएगा। शैन रोयान अपने मन ही मन में यही सोच रही थी कि वो मास्टर जो कि मेरी केयर करते थे अब मारे जा चुके हैं। ये लड़कियां जो कि स्कम बैग हैं मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हैं, यही मर जाती तो अच्छा होता, मेरे मास्टर ही क्यों मर गए। और उन्हीं तीनों लड़कियों में से एक लड़की आगे बढ़ती है और उसे कहने लग जाती है कि अब ऐसा मत सोचना कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम एक ट्रैश हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। शैन रुयान अपने मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि उस वक्त मेरी मती मारी गई थी कि मैं उस सकम बैग की बातों में आ गई और यहाँ पर आ गई, अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं कभी भी स्पिरिचुअल पावर गेन कर पाई और मजबूत बन पाई तो मैं यहाँ पर आऊंगी और सभी लोगों को मार दूंगी। और वही लड़की जिसके सुंदर बाल थे वो उसे छेड़ रही थी, वो ये कह रही थी कि तुम अब काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही होगी ना एक कुत्ते की तरह। जबकि उसकी बाकी सिस्टर्स देख लेती हैं कि सीनियर ब्रदर वहां पर आ चुके हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। वो इसे इसके बारे में अपनी बहन को भी बताती हैं। जैसे ही वो सिस्टर पीछे देखती है कि सीनियर ब्रदर काफी गुस्से में है, तो उन्हें देखने के साथ वो भी काफी हैरान हो गई थी। वो लड़कियां मन ही मन में यही कहने लग जाती हैं कि हमें नहीं लगा था कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर वापस आएंगे, और अगर हमने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो फिर तो हम चलने के काबिल भी नहीं रहेंगी और ना ही खाने के। तो सीनियर सिस्टर ये कहने लग जाती है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने इसके साथ गलत किया। अब वो तीनों इसके लिए काफी शर्मिंदा थी, वो नहीं चाहती थी कि सीनियर ब्रदर उनकी पिटाई करें। जो चैंग उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से तो चले जाओ, लेकिन तुमने जो यहाँ पर चैन के साथ किया है उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो वो कहते हैं कि हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगी। वो तीनों काफी डरी हुई थी। उनको डरा हुआ देखते साथ ये भी कहता है कि इन्हें आखिर क्या हुआ, इतनी क्यों डरी हुई हैं। जैसे ही वो उस घर से बाहर आई थी तो उनकी बड़ी बहन ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, अब हम क्या करें। उसकी बाकी बहनें कहती हैं कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, हमें नहीं लगा कि वो आएगा, और उसने ये भी कहा है कि हम किसी को ना बताएं कि हमने यहाँ पर क्या काम किया। उनकी सीनियर सिस्टर उन्हें ये कहने लग जाती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सीनियर ब्रदर कितने चीज़ों के साथ खेलते रहते हैं, मुझे लगता है कि अब उन्हीं के ज़हन में कोई और भी प्लान होगा, वो यहाँ पर कोई तमाशा ज़रूर क्रिएट करेंगे। शैन रूयान अब उसके कदमों में बैठ गई थी, वो ये कहने लग जाती है कि आप सीनियर ब्रदर कहलवाने के लायक हैं। तो सो चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे ये कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जिसके बारे में सोचा मन ही मन में ये सोचता कि क्या मुझे इसे अपनी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए। शहन रुयान अब काफ़ी खुश हो गई थी और उसे ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने पावरफुल हैं, कि आते साथ ही वो तीनों लड़कियां डर के मारे यहाँ से भाग गईं। सो चैंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये भी जो सोच रही है वो मैं भी सोच रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर जब आया था तो वो तीनों ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने किसी घोस्ट को देख लिया हो। शैन रुयान फिर कहती है कि आपने जो मेरी यहाँ पर मदद की उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और आज रात मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आपने जो भी मेरे ऊपर एहसान किया है वो उसे रिपे ज़रूर करूंगी। सो चैंग ने जैसे ही रिपेमेंट के बारे में सुना था तो वो काफ़ी हैरान हो गया था, उसे पता था कि इसकी रिपेमेंट का क्या मतलब है। वो जानता था कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और फिर हम सभी को मारने के लिए यहाँ पर दोबारा आ जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस जगह को छोड़े, तो उसे कहता है कि तुम यहाँ से मत जाना। तो वो हैरान थी और कहती है कि लेकिन सीनियर ब्रदर, वो आगे से कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे फ्यूचर पर ही है, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। और मन ही मन में कहता है कि अगर तुम चली गई तो फिर मैं ही सफ़र करने वाला हूँ। शैनरू यहाँ अब रो पड़ी थी और उसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर होने वाला है।
आपको पता है कि मेरे मास्टर मारे जा चुके हैं, मेरी मदर इन लॉ भी मारी जा चुकी है, मैं एक वेस्ट हूँ, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो लोग मुझे यहाँ पर बुली करेंगे। सो चैंग उसे हौसला देते हुए कहता है कि अगर मेरी आंखों से देखो तो तुम काफी टैलेंटेड हो, जिस पर वो हैरान होती है और कहती है कि क्या सच में मुझ में कोई टैलेंट पाया जाता है। और फिर उदास हो जाती है और कहती है कि काफी लंबे समय से कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि कहे कि मुझ में टैलेंट है, इसलिए मैंने भी उम्मीद खो दी है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। और वो अपने मन ही मन में ये भी कहने लग जाती है कि सीनियर ब्रदर के पास ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन मैं ऐसा शो नहीं कर पाना चाहती। सो चैंग फिर उसके सामने बैठ जाता है और उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि इसे नहीं पता कि मैं असल में कौन हूँ, वरना ये यहाँ पर ऐसे बिहेव ना कर रही होती, पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा। उसकी आंखें काफी खराब हो चुकी थी इसके बारे में। जब सो चैंग पूछता है तो वो बताने लग जाती है कि मेरी मदर इन लॉ भी पास कर चुकी है और ये बीमारी मुझे बचपन से है। सो चैंग उसे एक दवाई देते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो, एक पिल से तो तुम्हारी आंखें नहीं ठीक होंगी, लेकिन तुम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगी तो ठीक हो जाओगी। उस दवाई को देखते साथ ये कहने लग जाते हैं कि मेरी मदर इन लॉ के बाद आप ही ऐसे बंदे हैं जो कि मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। सो जाएगा फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और उसे कहने लग जाता है कि आप मुझे सीनियर नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर कहकर पुकारें, और मुझे कुछ काम है इसके सिलसिले में, मुझे वापस भी जाना होगा। और मन मन में ये कहने लग जाता है कि अगर मैं वापस ना गया तो मुझे नहीं पता कि जाओसियो क्या करेगी। और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो पीछे से शनरुया ने सबके लिए उसे थैंक्स कहती है। वो जैसे ही अब उस रूम से बाहर आया था तो ये कहने लग जाता है कि सो चैंग जो कि एक बुली था, मुझे अब उस इमेज को सुधारना होगा। और फिर वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है देखता है कि वहां पर तो बेड को सजाया गया था, और ये देखकर वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कि साइड पर से जाओसी आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, ये दिखने के साथ वो हैरान हो जाता है। और उसे बेड के ऊपर लिटा कर ये कहने लग जाती है कि ये हमारा नया रूम है, तुम्हें कैसा लगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।